Hello student, welcome you all back to our Playarasa platform Chem Classes with Rahul. ठीक है ना? So आज हम लोग अपना बायो का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एंटायर सिलेबस में, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो चलो अपना जेडी सर के साथ शुरू करते हैं इस चैप्टर का जर्नी। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एकदम बेसिक से एकदम टॉप लेवल तक डिस्कस करेंगे चीजों को सिस्टमेटिक एंड सेगमेंटेड वे में, ठीक है? नाउ एज पर योर एनसीईआरटी का चैप्टर सीक्वेंस के हिसाब से ये आता है अपना चैप्टर 8 में, है ना? टेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आता है कि व्हाट इज अ सेल, है ना? द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन योर हेड कि एक सेल है क्या, ठीक है? तो सेल को बोला जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? को बोला जाता है स्ट्रक्चरल प्लस एन नहीं लिख के मैं प्लस लिख रहा हूं, प्लस फंक्शनल यूनिट, है ना? यूनिट, ठीक है? नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चीज तो समझ लेंगे हम। सबसे पहला बात सेल है क्या उसको समझते हैं। अपना मीनिंग स्कूल लेवल में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया रहा होगा अबाउट द सेल, ठीक है? तो हम एकदम फंडामेंटल चीज से शुरू करेंगे। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, राइट, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में लूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसको मैं बाहर से डाइसेक्ट करना शुरू करूं, काटना शुरू करूं या अंदर जूम करना शुरू करूं एकदम आउटसाइड टू इनसाइड, तो एकदम अंदर जाने के बाद द स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा मेरे को, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सेल, राइट? इसको अपन ऐसे समझेंगे कि पहले एक कन्वेंशनल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरा ये रिस्ट वॉच है ना, ये रिस्ट वॉच एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर हम जाएंगे तो ये बेल्ट मिलेगा, है ना? इसका डायल मिलेगा, इसके अंदर अपना सर्किट वगैरह होगा जो सही से काम कर रहा है, फाइन। एकदम अंदर जाने से आपको मिलेगा एक छोटा सा बैटरी, जिसको क्या बोलते हैं हम कभी कभार सेल भी बोलते हैं, है कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट बट द फंक्शनल रिलेवेंस इज सेम। डन? तो वो जो छोटा सा बैटरी है वही इस पूरे सिस्टम को या ये पूरे डिवाइस को चला रहा है ना? वो जो बैटरी है वो साइज में एज कंपेयर टू द एंटायर रिस्ट वॉच बहुत ही क्या है, छोटा है, राइट? छोटा होने के बावजूद भी दिस द स्मॉलेस्ट यूनिट और द बैटरी इज एबल टू रेगुलेट और मीनिंग फंक्शन करा सकता है पूरे वॉच को। समझ में आ रहा है बात आपको? तो उस एंगल से आप देखो, दिस रिस्ट वॉच इज ए कंप्लीट डिवाइस, लेकिन उसके अंदर जो छोटा सा बैटरी है ना, दैट बैटरी इज द कंट्रोलिंग और पावर गिविंग यूनिट, है ना, इस डिवाइस को। तो हम बोलेंगे क्या उसे, सेल। इसी तरह आप अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लो या कोई भी, फॉरगेट अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इफ आई टेक एनी ऑर्गेनिज्म, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन दिस स्पेस। इस स्पेस में समझते हैं यहां पे, ठीक है? तो बात कुछ ऐसा है कि सपोज पहले आपको मिलेगा, या इस डायग्राम से समझ लेते हैं, ये सही रहेगा, ठीक है ना? सपोज ये एक इंसान है, इस इंसान के हाथ में काट दूं तो यू आर गोइंग टू गेट क्या, हाथ काटोगे तो पैर थोड़ी मिलेगा, हाथ ही मिलेगा ना। तो ये अपना हाथ का वो सेगमेंट है। डन? इसी के अंदर, इस हाथ के अंदर क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या, टिश्यू, है ना? ऊपर एक मसल मिलेगा, राइट? एक रेड कलर का मसल मिलेगा, राइट, रेडिश। देन देयर विल बी ब्लड वेसल्स, उसके अंदर भी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो लेट अस अज्यूम कि ये हाथ के अंदर 3 टाइप ऑफ मेरे को सब स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है? हम सेल टिश्यू बात नहीं कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे उस तक वहां तक पहुंचेंगे। तो लेट अस अज्यूम ये हाथ को मैंने जब काटा तो इस हाथ के अंदर आई गॉट 3 पार्ट, ठीक है? कितना पार्ट मिला? 3। तो सपोज द पार्ट 1 इज लाइक दिस, राइट? और द component of this hand, one component is white, another component is, suppose this is green one, है ना? And let us assume कि ये है मेरा वो थर्ड component। अभी ये जो एक एक component है उसको हम जूम इन करेंगे फिर से। यहां पे अगर जूम इन करते हैं, सपोज इसको मैं ले लेता हूं, देन मेरे को क्या दिखेगा पता है?
इसके अंदर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो नंबर में बहुत ही ज्यादा है, आई मीन मोर देन वन है ना, मोर देन वन होगा, ठीक है। एंड ये सभी स्ट्रक्चर सिमिलर एंड सेम स्ट्रक्चर एक साथ एक बंडल में प्रेजेंट है। ये यहां पे अगर किसी भी एक स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे कहीं पे एक प्रॉब्लम आता है, तो ये इसको प्रॉब्लम मतलब द नाइबरिंग वन विल बी प्रॉब्लमेटिक, इसके बगल में जो रहेगा उसको भी दिक्कत आएगा, उसके बगल में जो भी रहेगा दिक्कत आएगा। सो समथिंग ये अगर एक में प्रॉब्लम आता है इस स्ट्रक्चर में, तो पूरे के पूरे में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा या स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होगा। तो यहां पे प्रॉब्लम होगा, मान के चलते हैं इस एक यूनिट की डिस्टरबेंस की वजह से द एंटायर स्ट्रक्चर इज गेटिंग अफेक्टेड, राइट। ये एंटायर स्ट्रक्चर अगर अफेक्टेड हो रहा है तो मेरा ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3 बोला था हाथ के अंदर, ये अफेक्टेड दिखेगा, ये अफेक्टेड दिखेगा, तो ये हाथ में भी थोड़ा इफेक्ट दिखेगा अपने को, ये हाथ में इफेक्ट दिखेगा तो ये इंसान को भी दिक्कत होगा। तो शुरुआत कहां से हो रहा है? शुरुआत यहां से हो रहा था। ये जो एक स्ट्रक्चर था, ये जो अगर इसको बाहर निकाल के देखें तो ये जो एक स्ट्रक्चर था, इसी स्ट्रक्चर में दिक्कत होने की वजह से पूरा चेन वाइज जा रहा है चीजें। द प्रॉब्लम इज प्रोपागेटिंग चेन वाइज मैनर, यहां से दिक्कत तो यहां से दिक्कत, यहां से दिक्कत, एंटायर इंडिविजुअल में दिक्कत, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। या ये जो दिख रहे हैं अपने को 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी ड्रॉ किया, दोज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इनको बोला जाता है सेल। साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ये साइज में सबसे छोटा है, मतलब एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के आप साइज देखो और एक सेल का साइज देखो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें अगर दिक्कत तो ये पूरा सिस्टम को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, क्योंकि ये साइज में है छोटा, है ना, साइज में है छोटा, डाउन एरो दे दिया मतलब साइज में है छोटा, तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, स्मॉलेस्ट, राइट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। अभी देखो इसको हम बाइफरकेट करके चीजों को डिवाइड करके कॉन्सेप्ट को कैसे तोड़ तोड़ के समझेंगे हम, तो इसीलिए इसको बोला गया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट। फाइन, होपफुली यहां तक समझ में आ चुका है। अभी स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, वही बात, अगर समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस स्ट्रक्चर देन एंटायर इंडिविजुअल इज गेटिंग अफेक्टेड, तो इसीलिए इसको ये भी बोला गया स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल प्लस स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। किस चीज का यूनिट भैया, यूनिट फॉर लाइफ, राइट, लाइफ। डन। तो समराइज कर लेते हैं पूरे को, है ना। तो लेट अस जस्ट समराइज कि सेल का डेफिनेशन है क्या। सेल किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा, राइट। तो यहां पे भी चीजों को आपको समझ में आ चुका होगा। फॉर एग्जांपल इंसान का हाथ है, हाथ के अंदर देयर विल बी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोले थे। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखेंगे हम, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे जो हम लोगों ने समझा था टिश्यू, है ना, टिश्यू। तो यहां पे टिश्यू 1, टिश्यू 2 एंड टिश्यू 3, 3 टिश्यू से मिलके बना है ये क्या, हमारा ये एग्जांपल का हाथ का टुकड़ा। तो अगर साइज के हिसाब से जाए तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल जुड़ के बनता है, मल्टी सेल, बहुत सारा सेल फंक्शनली सिमिलर हो तो बनाएगा एक टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके बनेगा एक ऑर्गन, है ना, या एक पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट, या एक कंपोनेंट ऑफ ए लिविंग सिस्टम, बहुत सारा कंपोनेंट मिलके बनेगा एक कंप्लीट लिविंग सिस्टम। तो उस हिसाब से हम जाए तो सेल बिकम द स्मॉलेस्ट यूनिट, और सेल इज ऑटोमेटिकली द स्मॉलेस्ट पार्ट जहां से शुरुआत होता है। एंड फंक्शन के हिसाब से भी जाए तो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑल्सो, बिकॉज सेल ही है वो जो काम करता है पूरा अपना बॉडी का क्या, मेटाबॉलिज्म बोलो या बॉडी का फंक्शन बोलो, सिंपल भाषा में पूरे फंक्शन को नियंत्रण में या कंट्रोल में रखता है इसी स्मॉलेस्ट यूनिट। ये अगर डिस्टर्ब हुआ, इसका फंक्शन अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ, डिस्टर्ब हो चुका, तो पूरा एक टिश्यू डिस्टर्ब होगा, एक टिश्यू डिस्टर्ब हुआ तो एक ऑर्गन डिस्टर्ब होगा, एक ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ तो बहुत सारा ऑर्गन में एक ऑर्गन डिस्टर्ब, तो अपना इंडिविजुअल भी होगा डिस्टर्ब या मेल फंक्शनल, राइट। तो दैट्स व्हाई सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड फंक्शन के हिसाब से भी द स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट। डन। नाउ ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन
ऑर्गेनिज्म को अपना अगला सेक्शन बोलता है और फिर एनसीईआरटी कि ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन योर नंबर ऑफ सेल हम कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, राइट? दैट इज योर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना? ये तो हमें पता है पहले से ही, राइट? सो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये एकदम बेसिक है. यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजों ही पता करना है हम लोग को कि यूनिसेलुलर, यूनि मतलब वन, है ना? वन वन, और सेलुलर मतलब क्या? सेल, ठीक है? सेल. तो वन सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा इसको हम बोलेंगे क्या? यूनिसेलुलर. और मल्टी सेलुलर का मतलब है मोर देन वन सेल, राइट? मोर देन वन, है ना? मोर देन वन सेल, ठीक है? तो ये तो था एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन. इसके अंदर मीनिंग है क्या? एक चीज सोचो, फॉर एग्जाम्पल अपने अंदर एक बहुत ही कॉमन टाइप का सेल कौन सा है बोल पाओगे? एकदम सभी को पता होता है, मतलब बेसिकली अपने बॉडी का एक सेल का नाम बोलने से फटाक से मुंह में आता है क्या? रेड ब्लड सेल. यस और नो? सभी को पता है रेड ब्लड सेल. एक सिचुएशन सोचो, एक रेड ब्लड सेल को मैं ऐसे ही बॉडी से बाहर निकाल के यहां पे रख दूं इस बोर्ड पे या कहीं पे, है ना? सामने बेंच है, बेंच में रख दूं मैं एक दो रेड ब्लड सेल निकाल के. सपोज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, है ना? तो ये रेड ब्लड सेल एक सेल से दो सेल हो पाएगा क्या बाहर, बॉडी के बाहर? सोचो इस क्वेश्चन को, है ना? तो उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट लेवल स्टडी करेंगे कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर है क्या एक्चुअल में. नाउ एनसीईआरटी क्लियरली बोल रहा है कि capable of independent existence, मतलब here you had to pay focus on this, right? The central term here is this. कौन सा टर्म? This term. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये जो बोला है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों. बहुत ही गहरा बात बोल दिया यहां पे एनसीईआरटी ने, ठीक है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब खुद से जिंदा रह सकता है, राइट? इसको किसी का दूसरे का जरूरत है नहीं, ठीक है? एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलता है कि ये अकेला खुद से एसेंशियल लाइफ एक्टिविटी जो है इट कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज. मतलब ये खुद से अकेला जिंदा रह सकता है, और जिंदा रहने का मतलब ही है कि जिंदा रहने के लिए जो जो काम करना पड़ता है, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन भी करना पड़ता है ताकि अपना नंबर या अपना तादाद बना रहे. तो हम बेसिकली अगर एक दो चीज को पकड़े तो यूनिट फूड, यूनिट रिप्रोडक्शन, यूनिट डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, है ना? तो ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका एक ही सेल सफिशिएंट है अपने आप को रिप्रोड्यूस कराने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए, है ना? तो इसीलिए इसको बोला गया इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा सेल होगा आपको पता ही है, राइट? दिस इज वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट? इसका नाम है क्या? एमीबा. ठीक है? एमीबा एग्जाम्पल के तौर पे. ऐसा नहीं है एमीबा इज ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हम, वहां पे अपने को बहुत ही क्लियर कट आइडिया मैंने आपको दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्या, ठीक है? यहां पे हम सेलुलर लेवल पे बात करेंगे चीजों को, ना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या मतलब उस ब्रॉडर एंगल से. वी आर गोइंग टू डिस्कस ए स्पेसिफिक सेलुलर लेवल पे. सपोज एमीबा है ये, है ना? इसी तरह से मैं अगर और दो तीन एमीबा आजू बाजू में रख दूं, और दो या टोटल मान के चलो कि ये तीन एमीबा मैंने इसके आजू बाजू में रख दिया, है ना? दो, तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. यहां पे अगर तीन एमीबा है तो ये एमीबा अगर सपोज ऑल द एग्जांपल्स व्हिच आई एम गिविंग जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल एंड सिंपलेस्ट, मीनिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, है ना? तो उस हिसाब से इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली. सपोज ये एमीबा नंबर 1 जो है ये सुबह 10 AM रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है? ये रिप्रोड्यूस करता है कब? 10 बजे सुबह. ये हो सकता है कि 12 बजे, है ना? ये 12 बजे या इट विल बी लाइक दिस. तो 12 बजे ये रिप्रोड्यूस करता है. ये हो सकता है दोपहर का 3 बजे रिप्रोड्यूस करे, है ना? फूड, खाना खाने का बात अगर करें हम, तो ये हो सकता है कि
फॉर एग्जाम्पल सुबह ब्रेकफास्ट कर ले जल्दी 9 AM, ये ब्रेकफास्ट करेगा सपोज और भी जल्दी 7 AM, और ये थोड़ा लेट सो के उठता है तो ये 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है 10 AM। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ये तीनों सेल हैं लेकिन बिहेव कैसे कर रहे हैं, ताकि तीन अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल हैं, है कि नहीं। हम इंसान के साथ कंपेयर करें तो हम बोलेंगे ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है। इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्या, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब इसका एमीबा नंबर 1 का एमीबा नंबर 2 के साथ या 3 के साथ या इन तीनों का आपस में कहीं भी रिलेशन नहीं है कि रिप्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, खाना खाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, दूसरे मेटाबॉलिज्म के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। ये अपना काम खुद चलाएगा, अपने हिसाब से देख लेगा। सेम फॉर दिस ऑल्सो, सेम फॉर दिस ऑल्सो। इसी का मीनिंग है बच्चों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, ये जो दो आसान सा एग्जाम्पल लिया कि जिंदा रहने के लिए जो जो करना पड़ता है, ऑल द एसेंशियल लाइफ फंक्शन। यहाँ पे तो हम लोगों ने दो लिया, बट देयर विल बी मेनी, है ना, एज यू नो। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक सेल मतलब एक ऑर्गेनिज्म, राइट। यहाँ पे लिख दो 1 सेल 1 इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको। एक सेल का मतलब ही है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। डन दोस्तों, समझ में आया यहां तक, फाइन, ओके। मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का केस भी हम ले तो यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विल बी देयर, राइट। हाँ, डेफिनेटली मोर देन 1 सेल तो होगा, और साथ ही साथ नंबर और टाइप विल बी ऑल्सो डिफरेंट, है ना। इसका ये जो मैं बात बोल रहा हूं आगे का नेक्स्ट सेक्शन के साथ रिलेटेड है, राइट। सो इसको अच्छे से सुनो, नोट करो। यहां पे मल्टी सेलुलर फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में नंबर क्लास टाइप, किस चीज का नंबर और किस चीज का टाइप, ये अपना सेल का नंबर एंड टाइप, राइट। सेल का नंबर एंड टाइप क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट। डन। तो यहां पे मल्टी सेलुलर के केस में द नंबर ऑफ द सेल एज वेल एज द टाइप ऑफ द सेल्स आर डिफरेंट। समझने के लिए इसको ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी चीज पे हम लोग आगे बात करेंगे, तो यहां पे ज्यादा मैं इसको खींच नहीं रहा हूं, बट जस्ट बेसिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल यहां पे सर पे अगर सेल है सर्कुलर, ये इंसान का, या द रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम व्हिच इज ड्रॉन हियर, इसका हेड में अगर सर्कुलर शेप ऑफ सेल रहता है तो यहाँ पे थोड़ा लंबा लंबा सेल रहेगा, राइट। इसके यहाँ पे थोड़ा सा ओवेल टाइप ऑफ सेल रहेगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे चेस्ट में फॉर एग्जांपल पूरा स्क्वायर टाइप ऑफ सेल रहे, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे सेल टाइप आर सेम और डिफरेंट बोलोगे आप, राइट। तो यहाँ पे बोलोगे आप लोग कि डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो देखो नंबर इज ऑल्सो 4 एंड द टाइप्स आर ऑल्सो 4 डिफरेंट टाइप। इसी का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यहाँ पे खत्म नहीं है, एज यू नो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि बहुत सारा सेल एक जगह पे आके, सेम टाइप ऑफ सेल एक जगह पे आके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करूं कि सेल टाइप 1, लेकिन कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स, राइट, 4 सेल्स। तो इन रियलिटी तो 4 होगा नहीं, बट फिर भी चीजों को सिंपल रखने के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि ये 4 सेल मिलके, जो 4 सेल, कौन सा 4 सेल मिला कि जिस 4 सेल का नॉट ओनली सेम शेप, राइट, सिर्फ शेप सेम नहीं है, चारों का क्या सेम है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है रिलेटेड, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये इस झुंड को या इस ग्रुप को आप बोलोगे, क्या बोलोगे, टिश्यू, राइट, टिश्यू। तो ये नाउ अगेन टिश्यू हायर लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, है ना, हायर लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। एनिमल किंगडम में हम देखेंगे सिर्फ ऐसा एक एनिमल है जहां पे मल्टीसेलुलर तो है लेकिन कोई टिश्यू नहीं बनता, वो है फाइलम पोडीफेरा, राइट। ये आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो स्कूल में अलग अलग जगह पे, तो यू नो दिस, राइट। तो एनिमल में
मल्टी सेलुलरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है? कोडीफेरा से आता है, जहां पे मतलब मीनिंग मोर देन वन सेल्स आर देयर बट नो टिश्यू फॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, तो चलो इसको हम रैप अप करें इस सेक्शन को कि व्हाट इज ए सेल। हम लोगों ने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, एंड साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है दो कैटेगरी में, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर अच्छे से समझना है या मैंने एक्सप्लेन किया दो टर्म कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल फंक्शन, जो आपका एनसीईआरटी में लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, है ना। मल्टीसेलुलर के केस में यहाँ पे बहुत सारे टाइप एंड नंबर ऑफ द सेल्स कैन बी देयर और होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। अभी इसके ऊपर जाके मैंने ये बोला कि हायर लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, या मतलब जो ब्रॉडर लेवल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेंगे, वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ सेल कैन कम टुगेदर, एक ग्रुप बनाएंगे। इसी ग्रुप का नाम क्या है? टिश्यू। सिर्फ सिमिलर बोलने से क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए, तब जाके बोलोगे टिश्यू। डन। तो अगर इन क्रिस्प एंड कंसाइज वे इफ आई डिस्कस द पॉइंट्स, तो डेफिनेशन ऑफ द सेल, टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, देन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एसेंशियल लाइफ फंक्शन, सेल, टिश्यू, ये सारा चीज यहां तक हमने डिस्कस किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बचता है अपना इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ऑफ योर एनसीईआरटी, सेल जहां से शुरू होता है एंडिंग का उस वहां पे देखना, पैराग्राफ में लिखा होगा इसी 8.1 सेक्शन में कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल कैन नॉट बी डिफाइंड एज लिविंग, मतलब कैन नॉट कैरी आउट द नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस, राइट। तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर डज नॉट एंश्योर क्या? इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसको समझते हैं। देयरफॉर सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसको समझना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार सेंटेंस है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल कैन नॉट, राइट, क्या समझेंगे हम लोग? कैन नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पे बहुत काम कर चुके हैं हम, तो एक ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, राइट। वो लाइन पे गौर करना, राइट। इफ यू सीरियसली लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो you should open up your NCERT, you should open up a notebook along with you, and as of now अभी क्या करना है, इस लाइन पे गौर करो। नाउ क्या बोल रहा है कि anything less than a complete cell, right? Anything less than a complete cell मतलब है क्या? एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल। तो एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल समझने के लिए उल्टा करो, सेल बनाओ, न्यूक्लियस बनाओ। सेल के अंदर पता है ना, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, राइट, होपफुली यू नो। नाउ एक सेल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पे मैं वो टर्म बोल के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जस्ट ऐसे समझो कि सेल के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बना लूं जियोमेट्री शेप लेके, ये एक ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है ना, ये एक सर्कल है, राइट, ये एक सर्कल है, देन ये एक ओवल है। तो यहां पे ये जो शेप बनाया सेल के अंदर, ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर नथिंग बट ये बोलो या ये बोलो, इसको बोलो या इसको बोलो, तो व्हाट विल बी दिस? कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट्स, किसका कंपोनेंट? सेल कंपोनेंट, है ना। समझ में आ गया? यहां तक है आपका सेल कंपोनेंट। हाँ, इसको भी लेंगे यार, इसको क्यों छोड़ना है? दिस। तो यहां पे ये लाइन बोल रहा है कि सपोज आप क्या करते हो, इसको बाहर लेके आ जाते हो। कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट को मैं बाहर लेके आ गया, जो कंपोनेंट है सर्कल, है ना। तो ये जो एक कंपोनेंट था सेल के अंदर, राइट, इसको मैंने क्या किया? बाहर लेके आ गया, आउटसाइड, आउटसाइड द सेल, ठीक है, आउटसाइड द सेल आई टुक इट, ओके। ये अभी कंपोनेंट विल बी नॉन फंक्शनल। तो इससे होगा क्या? ये देखा गया कि सेल के बाहर लाने के साथ ही साथ ये बन जाता है क्या? बिकम नॉन फंक्शनल। क्या बन जाता है? नॉन फंक्शनल बन जाता है ये, राइट, नॉन फंक्शनल। इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब हुआ सेल से अगर कुछ स्ट्रक्चरल लेवल पे हम छोटा ढूंढने के लिए जाएं तो मिल तो जाएगा, लेकिन ये फंक्शनली
फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। और भी आसान भाषा में मैं समझाऊं तो एज कंपेयर टू कंप्लीट सेल, ये अगर मेरा एक सेल है, इसके कंपेयर में इसका साइज है छोटा, यस और नो, राइट, इसका साइज है छोटा, तो ये एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल हो गया, है ना, है ना। ये कंप्लीट सेल से ये फॉर एग्जांपल इसको मैं पकड़ूं कंप्लीट सेल, तो मैं अगर एक कंप्लीट सेल बोलता हूं तो ये क्या हो गया, वही बात कि लेस देन ए कंप्लीट सेल, लेकिन लेस देन ए कंप्लीट सेल है ना, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता, ये इंडिविजुअली अपने आप जिंदा नहीं रह सकता। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल तो मिल जाएगा आपको, बट दैट विल नॉट बी व्हाट, फंक्शनली एक्टिव। तो इसीलिए मतलब क्या, इसको अगर काम का रखना है, जिंदा रखना है, इस कंपोनेंट को अगर जिंदा रखना है, इस कंपोनेंट को अगर जिंदा रखना है, इस कंपोनेंट को अगर जिंदा रखना है, प्लस दिस कंपोनेंट ऑल्सो, इफ आई हैव टू कीप एवरीथिंग एक्टिव और सारे के सारे को फंक्शनल रखना है, तो अपने को सारे को लपेटना पड़ेगा एक कंप्लीट सेल के अंदर, और कंप्लीट सेल ही है फंक्शनल, ठीक है, फंक्शनल। इसीलिए इसको बोला गया स्मॉलेस्ट क्या बोला गया, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। तो यहां पे हम लोग दो दफा चीजों को समझे, एक विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर एनसीईआरटी स्टेटमेंट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, डन। तो इसी के साथ सेल के बारे में अब हम लोगों का इंट्रोडक्शन का इनिशियल इंट्रोडक्शन इज फिनिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, यहां पे सेम 8.1 के अंदर ही चलेगा, लेकिन यहां पे हम लोग किस बारे में बात करेंगे, वो सारे, नॉट सारे, वो मेजर साइंटिस्ट, इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो मेजर साइंटिस्ट जिनके बदौलत ये जो हम पढ़ रहे हैं, राइट, या वी नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल, ये पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज दैट हिस्ट्री, राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन, है ना, जो भी वर्ड लिखो, राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल, सेल डिस्कवरी, है ना, मतलब सेल रिलेटेड जो भी डिस्कवरी है, उनमें कौन सा साइंटिस्ट या कौन से मेजर साइंटिस्ट का हाथ रहा है। एक चीज सुन लो दोस्तों, सेल चैप्टर जो है ना, सेल चैप्टर के आजू बाजू में एक दो वर्ड आता है। ये जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का ब्रॉडर कौन सा एरिया में पड़ता है पता है, आप जो शुरू किए हो, दैट इज अंडर सेल बायोलॉजी, राइट, सेल बायोलॉजी, राइट, इसका हम बेसिक शुरू किए हैं सेल बायोलॉजी का एचएस लेवल में, या मतलब 11-12 का ये सेल बायोलॉजी का फंडामेंटल है। सेल बायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सेल, इसको दूसरे भाषा में साइटोलॉजी भी बोला जाता है, राइट, साइटोलॉजी भी बोला जाता है। तो साइटो टर्म कहीं पे भी दिखे, आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा, ये याद रखना, साइटो टर्म कहीं पे भी दिखे तो ये याद रखना, रिलेटेड टू व्हाट, सेल, ठीक है। तो साइटोलॉजी है सेल बायोलॉजी का, वो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कौन कौन है, चलो इसको देखते हैं। तो आप सभी को पता है कि सबसे फर्स्ट सेल डिस्कवरी कौन सा साइंटिस्ट ने किया था, मतलब सेल नाम का कुछ है या सेल दिखा था कौन सा साइंटिस्ट को, राइट, इट इज नॉट एंटन वॉन लीवेनहुक एज इट इज रिटन हियर। और अपना एनसीईआरटी भी शुरू कर रहा है क्लास 11 का एंटन वॉन लीवेनहुक से, लेकिन स्कूल लेवल में सोचो, हमें पता है सबसे पहले सेल नाम का कुछ है, राइट, या सेल जैसा स्ट्रक्चर सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट को दिखा था, रॉबर्ट हुक, राइट, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन से ऑर्गेनिज्म को देखा, कौन सा, मतलब सेल देखने के लिए व्हिच ऑर्गेनिज्म ही टुक प्लांट सेल्स, राइट, ही टुक प्लांट सेल्स, डन।
प्लांट सेल में भी कौन सा सेल देखा था उन्होंने? बिकॉज एवरीथिंग वट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर इज नथिंग न्यू। ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, बट स्कूल लेवल में। प्लांट सेल में कौन सा सेल देखा था उन्होंने? कॉर्क सेल, राइट? कॉर्क सेल। कॉर्क सेल है क्या? जिस सेल से प्लांट का, हम लोग एनाटॉमी में डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी ये समझो कि कॉर्क सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल, राइट? आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए प्लांट बॉडी, राइट? एक प्लांट बॉडी में एकदम बाहर की तरफ जो सेल या मास ऑफ सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल, राइट? या टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं कॉर्क। डन? तो रॉबर्ट हुक एक बॉटनिस्ट, उन्होंने काम किया प्लांट पे और इन्होंने देखा कॉर्क सेल। इनको कैसे दिखा था कॉर्क सेल? इफ यू रिमेंबर, है ना, वो स्ट्रक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, क्या? हु कैन टेल? योर हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, याद है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से अगर बहुत सारे बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग नहीं हो, हेक्सागोन होगा, बेंजीन और हेक्सागोन में देयर आर डिफरेंस, है ना? तो इस तरह से अगर बहुत सारे हेक्सागोन को एक जगह पे हम लोग प्लेस करें तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है मधुमक्खी की छत्ते की तरह बनता है ऐसा, है ना? होपफुली ये दिख रहा होगा आपको, राइट? तो इसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्क सेल्स। सेल्स बोलेंगे, ये एक कॉर्क सेल है, ठीक है? कॉर्क सेल। तो बात यहां पे सुनो, इनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर। जब प्लांट का एक सेक्शन लेके वो ऑब्जर्व किए कैसे दिखता है, तो ही ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अभी यहां पे सिर्फ ढांचे के अलावा अंदर कुछ नहीं दिखा उनको। क्यों नहीं दिखा? बिकॉज द कॉर्क सेल्स वर डेड, है ना? डेड सेल्स, जिंदा नहीं है ये कॉर्क सेल, मर गया है। इसका मतलब है क्या? देखो, इसका मतलब अगर समझना चाहते हो, फिर से भैया जाना पड़ेगा ब्लैक स्क्रीन पे। डन? बात नहीं, यहां पे एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कहां पे? यहां पे, है ना? तो कॉर्क सेल इज डेड, राइट? वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग बियॉन्ड योर सिलेबस, डोंट गेट कंफ्यूज। जो भी समझा रहा हूं एकदम टॉपिक रिलेटेड है और कहीं ना कहीं मतलब विद इन द एनसीईआरटी ओनली, विद इन योर हायर सेकेंडरी ओनली, इसका एप्लीकेशन या इसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड होगा जो आपको हेल्प करेगा। तो इसको समझो पहले। ये जो कॉर्क सेल मैं बना रहा हूं, दिस कॉर्क सेल्स आर व्हाट? दिस कॉर्क सेल प्लांट के एकदम बाहरी तरफ, राइट? एकदम बाहर की तरफ जो प्लांट दिखता है, सपोज दिस इज योर प्लांट, सपोज एक प्लांट बना लूं मैं यहां पे अगर राफली, ठीक है ना? तो ये जो बाहर की तरफ सेल्स दिखता है आपको, या टिश्यू में लूं, एंड इफ आई जूम, देन दिस विल बी द स्ट्रक्चर एक एक सेल का। अभी यहां पे जो है इस लेयर में द सेल्स आर जनरली, सेल्स आर डेड। तो दैट मीन्स, और हम बोल सकते हैं ये कॉर्क सेल है क्या? डेड। नाउ व्हाई? क्यों डेड है? व्हाट इज द मीनिंग? ये तो कभी ना कभी दिमाग में आया है ना? वाई का आंसर है इसका रोल। वाई का आंसर होगा, सीधा वाई का आंसर होगा, क्योंकि इसका रोल ही कुछ ऐसा है ताकि इसको मरना पड़ता है, ऐसे समझो, ठीक है? और रोल है क्या? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, किसी भी प्लांट को ये कॉर्क जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्लस एक्ट, ये तो हो गया एक फंक्शन, प्लस एज ए बैरियर एक्ट करता है, एज ए बैरियर, राइट? मतलब किसी को अगर अंदर जाना है तो इसके थ्रू जाना पड़ेगा, राइट? इसके थ्रू जाना पड़ेगा, तो एक्ट एज ए बैरियर। तो ये दो काम है इसका। अभी फिर भी कॉन्सेप्ट, मतलब एक मन में तो डाउट रह जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए या बैरियर होने के लिए मरना ही क्यों जरूरी है ना? ये सेल्स जो होते हैं इनिशियली सपोज इसका फॉर्मेशन अगर हम देखें, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन द फॉर्मेशन, राइट? एक सेल जब बनता है तो बहुत सारा स्टेप्स होता है, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। जस्ट इस एरो या ऐसे मल्टीपल एरो दे दिया, इसका मतलब समझो कि देयर आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जब फॉर्म होता है ना, तो इनिशियल जो फॉर्म होता है, दिस इज लाइफ सेल ओनली। एक लाइफ सेल का डिवीजन होके ही ये फॉर्म होता है।
लेकिन अपना फॉर्मेशन के दौरान किसी एक स्टेज में जाके एकदम ग्रेजुअली एक स्टेज में जाके, सपोज मान के चलो ये न्यूक्लियस है, राइट, नेक्स्ट स्टेज में इसके पास और न्यूक्लियस नहीं रहेगा, नेक्स्ट स्टेज में इसके पास और दूसरा कंपोनेंट नहीं रहेगा, राइट, ऑल अदर कंपोनेंट विल बी व्हाट, सेल एकदम सिस्टमेटिक वे में इस सारे कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर जाके ये बन जाता है अपना जस्ट द ढांचा, राइट। तो इसीलिए ये ढांचे के अंदर कुछ क्या नहीं है, कुछ लिविंग कंपोनेंट नहीं है अभी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेड सेल, ठीक है, डेड सेल। इसको एक बहुत ही एग्जांपल के साथ जो मैं ऑफलाइन में शेयर करता हूं जनरली, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से हम समझ सकते हैं डेड सेल का मतलब है क्या। सपोज मान के चलो कि मैंने 3 स्टूडेंट को लिया और तीनों को ऐसे बोला कि आप ऐसे बन के एक ह्यूमन चेयर बनाओ, राइट, 3 स्टूडेंट हैं, ऐसे करके एक ह्यूमन चेयर बना, एक ऐसे लेटा, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है, 2 ऐसे फ्लैट है चेयर। और फिर मैंने क्या किया कि मेरे को इनको परमानेंट चेयर में तब्दील करना है। सुनने में थोड़ा क्रूड लगेगा, लेकिन ये मतलब ये समझने के लिए सही है एग्जाम्पल। मेरा मन है कि नहीं, अपने को मैं बहुत ही बड़ा विलन हूं, मेरे को ये तीनों से मिला के वही चेयर ह्यूमन चेयर ही रखना है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बैठ के। मैंने गोली किया, तीनों को मार दिया, फिर तीनों का कनेक्शन वाला पॉइंट में मैंने एकदम टेप लगा के चिपका दिया। ये तीनों शुरुआत में लिविंग तो थे, लेकिन काम ही कुछ ऐसा है कि ये सपोर्ट करेंगे मेरे को, मैं जब बैठूंगा यहाँ पे, तो इसीलिए क्या हुआ, इनका तकदीर में मरना लिखा, राइट। तो ये दिस इज ए वेरी बैड एग्जाम्पल, आई नो, बट इसको समझने के लिए दिस इज वेरी रिलेवेंट एग्जाम्पल होगा ये। तो जो लाइव सेल रहता है, इसी से ही फर्दर मॉडिफाई होते होते डेड सेल बनता है, जो है कॉर्क सेल। और इसी को अपना कौन सा साइंटिस्ट ने देखा था पहले, रॉबर्ट हुक ने। तो अगर लेट अस गो बैक टू आवर बेसिक डिस्कशन, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दिस कॉर्क सेल। और इनको ये ढांचे के अलावा कुछ दिखा नहीं, राइट। होपफुली ये समझ में आ चुका है आपको, डन। तो मतलब व्हाट्स द सेल जो रॉबर्ट हुक को दिखा, दैट वाज डेड सेल। तो पहला लिविंग सेल कहां पे दिखा या कौन सा साइंटिस्ट को दिखा? पहला लिविंग सेल दिखा एंटन वॉन लीवेनहुक को। ही फर्स्ट डिस्क्राइब, क्योंकि ये माइक्रोब पे काम करते थे ज्यादातर, बिकॉज ही वाज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो इनको पहले दिखा क्या, फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल। समझ में आया बात? लिविंग सेल का मतलब है क्या? सपोज आपने पानी लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हो, राइट, यू आर काउंटिंग कि इनिशियली तो यहाँ पे 2 ऐसा सेल्स है, नाम नहीं बोलूंगा कौन सा सेल है, यू मस्ट बी एबल टू गैस इट, राइट, कोई भी एक सेल है सपोज। फिर आपने देखा कि यहां से 1 2 तो था, लेकिन अभी कुछ देर के बाद 4 हो गया, फिर कुछ देर के बाद फिर से यहाँ पे भर रहा है धीरे धीरे। मतलब है क्या, ये अलाइव है, दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसीलिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हो पा रहा है। तो कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन था एंटन वॉन लीवेनहुक का, राइट। सो एंड प्लस ये इतना सिंपल नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग ऑब्जर्वेशंस वेयर देयर, ठीक है। तो एंटन वॉन लीवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल या लाइव सेल देखा। लेकिन इस डिस्कवरी का सीक्वेंस में ये बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूं, कौन से साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक का, ठीक है, रॉबर्ट हुक, डन। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन एंड हिज डिस्कवरी इज आल्सो वेरी 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 क्रूशियल। कभी भी हम किसी को भी समझाने के टाइम पे, आप भी ड्रॉ करने के टाइम पे बोलोगे सर ये एक सेल है, तो ये सर्कल देके ही हम सेंटर में एक सर्कल देते हैं जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। तो इन्होंने बोला कि द एंटायर सेल के स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज अ सेंट्रली प्लेस्ड ऑर्गेनेली एंड व्हिच माइट हैव द कंप्लीट रेगुलेटरी रोल। ये पूरा सेल की एक्टिविटी को नियंत्रण में रख सकता है। ये कौन सा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है? रॉबर्ट ब्राउन का, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन लीवेनहुक प्लस रॉबर्ट ब्राउन, दीज आर द 3 पायोनियर साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के ब्रांच में, है ना, समझ में आ चुका। डेड सेल, लाइव सेल और सेल के अंदर सेंट्रल component that is nucleus. This is the 3 basic discoveries related to the cell. ठीक है, done. Now अपना दूसरा सेक्शन आता है मीनिंग सेल थ्योरी, which is as important as the other sections of the chapter. Now ये इसके साथ अपना इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट खत्म. Then what we have cell theory. ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं. Okay, now what is a cell theory? सेल थ्योरी मतलब ये जो डिस्कवरीज चल रहा है ना, राइट,
अच्छा, इससे पहले एक चीज छूट गया, चलो लेट अस गो बैक देयर। ये अपना पूरा डिटेल डिस्कशन में इसको तो हम भूल गए। नाउ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन के डिस्कवरी के बाद जैसे ही तहलका मचा साइंटिफिक कम्युनिटी में रिगार्डिंग द डिस्कवरी, एक चीज सोच के देखो, बहुत सालों पहले का बात है, 18 सेंचुरीज का बात है। उस समय किसी ने अगर बोल दिया सेल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आज के टाइम पे बोले कोई एक ऐसा गाड़ी आया जो आसमान में चल सकता है, विदाउट पेट्रोल इट कैन फ्लाई, राइट, डिफरेंट, तो ये बहुत ही एक मतलब अमेजिंग न्यूज होगा ना। तो समथिंग इट वाज देयर बैक देन, राइट, 18 सेंचुरीज में भी। तो ये जब आया तब थिंग्स वेंट लाइक क्रेजी कि अरे व्हाट दे आर सेइंग, है ना, इसके साइंटिफिक कम्युनिटी का बात कर रहा हूं। इसके बाद का जो डिस्कवरी है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि अपने को सेल देखने के लिए जो मेन अपैरेटस व्हाट वी नीड और मेन इंस्ट्रूमेंट जो हमें चाहिए, उसका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता रहा। फिर जाके डिस्कवरी भी एनहांस हुआ, मतलब और काफी सारा चीज सेल के बारे में निकल के आया जो आपका चैप्टर के में कंटेंट में दिया गया है, मीनिंग ऑल द थिंग्स व्हिच हैव डिस्कवर्ड। तो इन्वेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब ये लिखा है आपका कि लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ये जो लिखा है आपका एनसीईआरटी में, इसका मतलब है कि आगे का डिस्कवरी तभी पॉसिबल हो पाया जब माइक्रोस्कोप में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, या माइक्रोस्कोप का बनावट धीरे धीरे एडवांस होता रहा। जैसे कि हमारे टाइम पे आया था, मेरे टाइम पे द फर्स्ट सेल फोन, राइट, नोकिया 1100। उसके बाद आया नोकिया 6600 जो बहुत ही ट्रेंडी था उस समय। उसके बाद आया था वही कीपैड वाला फोन सोनी एरिक्सन का। तो ये जो सीक्वेंस में चल रहा है ना मोबाइल फोन का, और आज जाके पहुंच गया कहां पे पहुंच गया अपना आईफोन के सीरीज में, मतलब स्मार्टफोन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो ये जो कीपैड फोन, देन सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ कीपैड फोन एंड देन स्मार्टफोन, इसी की वजह से पॉसिबल हो रहा है आप दुकान में जाके क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर पा रहे हो, लेकिन उस समय नहीं कर पा रहे थे हम, है ना। तो यहाँ पे बात वही रिलेवेंट, मतलब एनालॉगस बात है। क्या बात है कि तभी ये डिस्कवरी पॉसिबल, मतलब तभी ये एडवांसमेंट पॉसिबल हो पाया जब माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट हो पाया, राइट। तो माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट का मतलब है क्या, इसको समझते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग? तो माइक्रोस्कोप का एडवांसमेंट मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एकदम जो सिंपल, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट आई विल टेल यू द बेसिक नेम्स, राइट, क्योंकि आपके स्कूल में भी ये दिखता होगा, आपको लेबोरेटरी में जाओगे तो दिस इंस्ट्रूमेंट यू मस्ट विजिट रेगुलरली, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो था एकदम पहले जो होता था ये सिंपल माइक्रोस्कोप, राइट, या ठीक है इसको सिंपल या लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं हम, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के बाद आता है क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और एकदम फिर एडवांस वर्जन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डन। एक चीज सुनना ना, ऐसा नहीं है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप सैटरडे को आया और आ गया, संडे ऑफ था और फिर मंडे को निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसा नहीं है। एकदम ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहा। वही मोबाइल फोन का जैसे एग्जांपल दिया, 20 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के बाद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के बाद स्मार्टफोन आया। इसी तरह ये जो माइक्रोस्कोप दिख रहा है आपको, दिस इज योर सिंपल लाइट, मतलब द माइक्रोस्कोप व्हिच इज ड्रोन हियर, इट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डन। तो लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के साथ साथ एक सेल जो है ना, ये सेल था और इसके अंदर ऐसे कुछ दिख रहा था बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद ही जाके ये जितने भी कंपोनेंट्स है सेल का, इसका मेम्ब्रेन कैसा है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कैसा है, एवरी डिटेल साइंटिस्ट को दिख पाया तब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का डिस्कवरी हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो बोलने का बहुत कुछ है, समझाने का, बट स्टिल यू let us limit our discussion till here। यहाँ पे एक चीज देखना, क्योंकि बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर प्रैक्टिकल सिलेबस ऑल्सो, राइट। 11 का प्रैक्टिकल सिलेबस में ये है कि माइक्रोस्कोप के बारे में यू शुड नो, राइट। तो माइक्रोस्कोप में इसी तरह से एक चीज मैं जस्ट फंडामेंटल चीज बोल के देता हूँ, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी हैविंग दिस माइक्रोस्कोप इन योर लेबोरेटरी।
तो यहाँ पे सनलाइट आएगा एंड द सनलाइट विल स्ट्राइक हियर, राइट, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पे लाइट भी यूज कर सकते हो एंड इलेक्ट्रिक बल्ब भी। यहाँ पे ये डायग्राम इज फॉर सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे देयर विल बी इलेक्ट्रिक स्विच और इसके साथ यहाँ पे बल्ब होगा और इसके थ्रू लाइट विल बी देयर। नाउ यहाँ पे एक चीज देखना कि लाइट आएगा, आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये लाइट जाके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ रहेगा एक स्लाइड में, ठीक है, स्लाइड के ऊपर द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड हियर। ये ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करके, मतलब इस बीच में छेद होगा, होल होगा यहाँ पे, ये जो बेस है, मतलब ये जो प्लेट है अपना ऑब्जेक्ट रखने का, इसके ऊपर देयर विल बी होल, इसके थ्रू लाइट विल गो एंड यहाँ पे जो 3 सेट ऑफ लेंस दिख रहे हैं, ठीक है, द लेंस है ना, ये जो लेंस दिख रहे हैं आपको 3 सेट, ये लेंस के थ्रू होते हुए, ये लेंस के थ्रू मतलब ये 3 को एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, राइट, यू कैन जस्ट रोटेट एंड कौन सा लेंस चाहिए आपको, कौन सा का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 लेंस जो दिख रहा है, दिस 3 आर ऑफ व्हाट, दिस 3 आर ऑफ डिफरेंट पावर्स, मतलब यहाँ पे पावर रहता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल 10x, 40x, 100x, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक एट ए टाइम यू कैन प्लेस 1 लेंस, यहाँ पे घुमा के आप लेंस को एडजस्ट कर सकते हो, कौन सा लेंस से दिखना है आपको। सपोज 10x लगा हुआ है अभी, एज्यूम करते हैं, तो अपना लाइट आके टकराया कहाँ पे, यहाँ पे एक मिरर होगा, ठीक है, यहाँ पे एक मिरर होगा, ये मिरर के थ्रू लाइट विल गो एंड स्ट्राइक व्हाट, द ऑब्जेक्ट। इसके बाद लेंस के थ्रू होते हुए देन इट विल गो हियर एंड यहाँ पे और एक लेंस लगा हुआ होगा जिसका नाम है आईपीस, एंड देन यू गेट द इमेज, राइट, और आप यहाँ पे होता है आई, ठीक है, यहाँ पे आई इज देयर, ठीक है, दिखता है आपको इमेज। नाउ एक चीज देखो, ये जो लेंस है, यहाँ पे 2 लेंस बोला मैंने, एक ऊपर का लेंस जिसका नाम है आईपीस, और ये जो नीचे का लेंस सिर्फ लेंस लिख के छोड़ दिया, ये लेंस इट इज एक्चुअली नियर द ऑब्जेक्ट, है ना, ये लेंस है नियर ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट, ऑब्जेक्ट के करीब है, एन आईपीस लेंस, डन। तो ये एकदम बेसिक सा एक डिस्क्रिप्शन की माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है। लाइट आता है, टकराता है, ऑब्जेक्ट को टकराता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू पास होता है, देन आईपीस लेंस के थ्रू पास होता है, और कितना मैग्निफिकेशन हुआ, कितना जूम हुआ, ये डिपेंड करता है यहाँ पे पावर कितना है और यहाँ पे पावर कितना है। यहाँ पे जनरली 10x रहता है, बट पीपल कैन वेरी द पावर टू 15x, राइट, तो 10x रहता है इन जनरल। तो यहाँ पे पावर और इस यहाँ पे जो 2 पावर है, ये दोनों पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा कि कितना ज्यादा जूम हुआ, मतलब जूम नहीं बोलेंगे, कितना रिजॉल्व हो पाया, यहाँ पे जो चीज है कितना क्लियरली दिख रहा है। आप कौन सा मैग्निफिकेशन पे देखिए, द पावर ऑफ मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ दिस लेंस प्लस दिस लेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल 10 + 10 100x मैग्निफिकेशन, यहाँ पे घुमा के मैं 40 करूं तो यहाँ पे 40 कांस्टेंट, यहाँ पे 10 400x मैग्निफिकेशन। तो दिस इज अबाउट एकदम बेसिक सा एक चीज समझाया आप लोगों को कि मेरा आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप रहता है उसमें काम कैसे करना है या काम होता कैसे है, राइट। ये पार्ट आपको बहुत ही हेल्प करेगा व्हेन यू विल ट्राई टू सी एनी ऑब्जेक्ट एनीथिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। एक चीज याद रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस को सेट करना पड़ता है फ्रॉम लोअर टू हायर मैग्निफिकेशन। आई रिपीट, यहाँ से पहले आपको 10x में सेट करना पड़ेगा, चीज को देखना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको घुमा के यू विल ब्रिंग द लेंस 40x देन 100x ग्रेजुअली, और फिर आप इसका इमेज देखोगे। इफ यू वांट, मोबाइल लेके यहाँ पे आप इमेज भी ले सकते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी कूल थिंग टू डू, ऑब्जर्विंग एनीथिंग अंडर माइक्रोस्कोप, राइट। So I highly recommend you do this practical in your school. Now, again, getting back to this, ऐसे करते करते जैसे देखो, जैसे मैं बोलने से इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, तो सोचो साइंटिस्ट को कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था। Now, इसी के साथ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? यहाँ पे एक चीज समझ लो, क्योंकि रटना नहीं है कुछ भी चीज, कॉन्सेप्चुअली एकदम समझना है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, या इसको इरेज नहीं करते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहां पे मतलब सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया जाता है नॉर्मल लाइट के जगह पे,
ठीक है, ऐसे ही समझो। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना? तो उसी तरह जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक करवाया जाता है, राइट? तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन बीम से द ऑब्जेक्ट इज स्ट्राइक्ड एंड देन वी सी द इमेज। और यहाँ पे डायरेक्ट आंख लगा के नहीं देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये पूरा सा एक सेपरेट सेटअप रहता है और इसी के बगल में एक कंप्यूटर प्लेस रहता है, राइट? कंप्यूटर मतलब व्यूइंग स्क्रीन प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फंडा। यहाँ पे दे बियॉन्ड द लिमिट ऑफ डिस्कशन की इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समझाए, लेकिन ये समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो दैट ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब पैरेललिज्म है यहाँ पे। सिर्फ लाइट नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, और डायरेक्टली माइक्रोस्कोप पे आंख नहीं लगाते हैं हम, वी सी इट इन ए लार्जर स्क्रीन। डन। तो ये तो था माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कशन। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी इंप्रूव होता गया, राइट? सो देयर आर डिफरेंट माइक्रोस्कोप in apart from these three, right? Phase contrast microscope, scanning electron microscope, TEM, तो there are different, right? Okay, तो ये जैसे जैसे अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी होता रहा या हुआ जब, तब जाके साइंटिस्ट को एडवांस लेवल ऑफ चीजें पता चला। तो पता चला जो एडवांस लेवल ऑफ चीजें, उसके बाद साइंटिस्ट ने आम आदमी के लिए या मीनिंग साइंटिफिक कम्युनिटी को समझाने के लिए चीजों को सिंप्लीफाई करके कैसे पुट फॉरवर्ड किया, यही है अपना नेक्स्ट सेक्शन, सेल थ्योरी। Can you understand this? लिंक कैसे है चैप्टर का? We see initially the what are the fundamental, what is the cell and what are the types of organism based on the cell, eukaryotic, prokaryotic, less than a complete cell cannot survive। ये तो 3-4 चीज देखे। फिर हम लोगों ने देखा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है सेल डिस्कवरी में, वो 3 साइंटिस्ट कौन है जो मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? हाँ, हालांकि यहाँ पे 2 है, बट आई हैव एडेड अप वन फ्रॉम योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि सेल का डिस्कवरी क्यों इतना स्पीड अप, मतलब when the discovery was gradually progressing, फिर दिक्कत क्या आ रहा था? दिक्कत था वो मशीन में या इंस्ट्रूमेंट में, जिसके बदौलत सेल देखते थे। कौन सा एपरेटस? माइक्रोस्कोप। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट को समझ में आया कि अपने को बेहतर माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा, बेहतर वे में सेल को देखने के लिए। तो इसीलिए शुरुआत हुआ सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से, फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप लास्ट और एकदम अल्ट्रा और इसको बोलते हैं एकदम अल्टीमेट वर्जन, वो आया अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हुआ तो लॉट ऑफ साइंटिस्ट हैव पुट फॉरवर्ड देयर डिफरेंट थ्योरीज पुट अप कर रहे थे रिगार्डिंग द सेल, क्योंकि लोग पागल हो चुके हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? बहुत सारा कुछ दिख रहा है उनको। अरे जिसको समझते हैं एक बड़ा सा गोला, उसके अंदर छोटा सा गोला, वो नहीं है सेल। सिर्फ वहां तक नहीं है सेल का डेफिनेशन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो डिफरेंट वे में अप्रोच आया। एक बहुत ही कॉन्सेप्ट फिर निकल के आया इस दौरान, जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। यहां पे 2 ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज क्या? मैथियस क्लेडेन। कौन सा ईयर में? ईयर भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1838 में, राइट? और एक साइंटिस्ट थे, कौन सा साइंटिस्ट? थियोडोर स्क्वान, है ना? थियोडोर स्क्वान। मतलब आजू बाजू में एक साल आजू बाजू में, मतलब ईयर वाइज 1830 1839। ये 2 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन वाज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। एक थे बॉटनिस्ट, एक थे जोलॉजिस्ट, ठीक है? एक बॉटनी मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ व्हाट? प्लांट्स, राइट? तो बॉटनिस्ट थे, तो किस पे काम किया होगा? प्लांट्स पे, है ना? इन्होंने बोला कि all plant cells are composed of different kinds of cell forming tissue। मैंने बोला था जो मल्टीसेलुलर बात कर रहे थे कि इज गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट सेक्शन, एंड नेक्स्ट सेक्शन में इसके साथ कोरिलेटेड सेक्शन है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ, और दिस इज इन लाइन, ये किसके साथ मिलता है? अपना क्लेडन के ऑब्जर्वेशन के बदौलत ही वो बात कर रहे थे हम। उन्होंने बोला कि ऑल द प्लांट सेल, जितने भी प्लांट सेल दिखते हैं आपको, मतलब प्लांट के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मिलके क्या बनाता है? ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मिलके बनाता है अपना क्या? प्लांट टिश्यू। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो है ये मिलके बनाते हैं प्लांट टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, राइट? Now I'll be asking it from your class 9 साइंस बैकग्राउंड, ठीक है? अपने को पता है एक प्लांट के अंदर कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट?
देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज या टिश्यूज, जिसको आप पढ़ते हो क्या, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेनेनकाइमा आज के भाषा में, या आफ्टर द थिंग्स एडवांस। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम बोला कि एक प्लांट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इनको अगर ऐसे दिखा कि एकदम लीफ में ये सर्कल शेपेड सेल, तो इनको स्टेम में दिख रहा होगा या दिखा होगा इस टाइप का सेल। ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल थिंग्स आर लिटिल डिफरेंट, लेकिन इसी तरह ही है जो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दिखा होगा उनको इस टाइप का स्क्वायर टाइप ऑफ सेल, राइट। और फिर इनने क्या देखा, सिर्फ यही नहीं बोलता है ना, तो यहाँ पे इनको दिखा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं था उनका ऑब्जर्वेशन, कहां तक गया उनका ऑब्जर्वेशन कि ये जो अपने को दिख रहा था उनको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एक्चुअली उन्होंने देखा कि ये जो बंडल या मास ऑफ सेल है ये वर्किंग टूगेदर या वर्किंग एज ए यूनिट, राइट, वर्किंग एज ए यूनिट। तो ये जो जितने भी सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला टॉप टायर में या ये स्काई कलर का ये 3 सेल लिया, ये तीनों एक यूनिट में काम कर रहे हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं तीनों आपस में मिलजुल के कर रहे हैं, और दूसरा काम दूसरा बंडल कर रहा है। तो इन्होंने एक एक यूनिट को बोला कि एक एक प्लांट टिश्यू, राइट, या टिश्यू, राइट। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया। तो ये था स्क्लेडन का ऑब्जर्वेशन कि प्लांट के अंदर भैया देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और वो सेल सिर्फ अकेले नहीं है, ऐसे दे फॉर्म यूनिट और यूनिट में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ में हो रहा है क्या, खाना बनाने का काम, फोटोसिंथेसिस है ना, यहाँ पे हो रहा है ट्रांसपोर्ट का काम, यहाँ पे हो रहा है सॉइल से, रूट का बात कर रहे हैं, सॉइल से पानी या मिनरल खींचने का काम। ये सपोज ये 3 काम लेते हैं, तो तीनों काम तीनों टाइप का जो यूनिट है मिलके कर रहा है, तो एक एक यूनिट को बोला उन्होंने क्या, टिश्यू। तो इनका ऑब्जर्वेशन सीधा था, प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होता है, और ये अकेले नहीं रहते, ये सेल झुंड में रहते हैं, जितने टाइप के सेल उतने टाइप का झुंड यानी टिश्यू, और उतने अलग अलग फंक्शन। डन। उसी साल या मतलब नेक्स्ट ईयर उसी समय एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट आए। जूलॉजिस्ट मतलब किस चीज पे काम करेंगे, ये इनका वर्किंग मॉडल होगा एनिमल्स, है ना। जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। ये एकदम बेसिक सा फंडा सा बात है। नाउ एनिमल सेल, इन्होंने बोला ठीक है ये सही है, लेकिन मैं जो सेल देख रहा हूं, क्यों देख रहे हैं, ये जो सेल देख रहे हैं, नाउ एडवांस वर्जन माइक्रोस्कोपी में भी थोड़ा एडवांस में चल रहा होगा, तो इनको दिखा कि हर एक सेल के ऊपर एक ऐसा कवरिंग प्रेजेंट होता है, और जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, मतलब थिन आउटर लेयर। तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होगा। समझ में आया बात। इसी को आगे जाके आज के दिन हम क्या बोलते हैं, नाउअडे वी नो इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पे लिखा है देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्क्वान साहब ने ये बोला कि एनिमल सेल के केस में एकदम बाहरी हिस्सा जो है एक मेम्ब्रेन से कवर किया है। इसी मेम्ब्रेन को हम आज के भाषा में या आज के दिन आज नाउ वी नो इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। एंड concluded cell were a unique characteristic of plant cell। इसी के साथ साथ यहां तक रुके नहीं वो, फिर उन्होंने बोला कि ये जो अपने को दिखता है प्लांट सेल में भैया 2 कवरिंग प्रेजेंट होता है, राइट। प्लांट सेल के अंदर 2 कवरिंग प्रेजेंट होता है कि सेल वॉल भी प्रेजेंट है प्लांट सेल में, इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन। तो मुद्दा बात, अगर ये दोनों के थ्योरी को कंबाइन करें, वही बेसिक बात निकल के आता है कि प्लांट सेल में देयर आर डिफरेंट, एक प्लांट में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। और अगर कवरिंग का बात करें तो एनिमल सेल में होगा ओनली 1 कवरिंग, है ना, एनिमल सेल में 1 कवरिंग। लेकिन उसी जगह पे एक प्लांट सेल पे देयर विल बी हाउ मेनी कवरिंग, 2 कवरिंग प्रेजेंट, राइट। ये प्लांट सेल में होगा 2 कवरिंग, राइट। अब सभी को पता है एकदम बाहर के कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, एकदम बाहर के कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल, राइट, सेल वॉल। और ये जो दोनों इंटरनल कवरिंग है, इन दोनों इंटरनल कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, दोनों इंटरनल नहीं, मतलब एनिमल के केस में भी एंड प्लांट के केस में भी इसको बोलते हैं हम क्या, सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डन, ओके।
तो बहुत ही हैवी डिस्कवरी है उस समय के लिए, सोचना 1838-39 का बात, उस समय कोई ऐसा बोल रहा है। तो कंबाइनिंग दिस टू मतलब कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस टू साइंटिस्ट, इनिशियली इन दोनों ने कंपाइल किया अपने फाइंडिंग को, राइट। कंपाइल किया फाइंडिंग को, मतलब ऐसा होगा कि जैसे ही इनको दिखा, राइट, जैसे ही स्वान को दिखा कि अपने एनिमल सेल के अंदर तो एक कवरिंग दिख रहा है, राइट, और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर, तुरंत he contributed with the other scientist Sladen, then they together observed plant को भी animal को भी, है ना। फिर एज ए होल एक थ्योरी निकल के आया जिसका नाम है क्या, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी, इसको इनिशियल सेल थ्योरी बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सुधार या थोड़ा सा एडिशन बाकी है ना। पढ़ लेते हैं इनिशियल सेल थ्योरी के हिसाब से है क्या। इनिशियल सेल थ्योरी के हिसाब से, राइट, अकॉर्डिंग टू इनिशियल सेल थ्योरी, दे सेड कि प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों केस में द बेसिक फंडामेंटल यूनिट जिस चीज से बना है, एक प्लांट हो या एनिमल हो, दैट इज नथिंग बट द सेल्स और द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स, है ना। सेल से मिलके बनेगा, नहीं तो सेल का प्रोडक्ट से मिलके बन रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल सेल का प्रोडक्ट है क्या, सेल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग सीक्रेटेड, है ना। एक सेल के अंदर ही तो अपना जितने भी कार्यक्रम है जिंदा रखने के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो चल रहा होता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, फॉर एग्जांपल डिफरेंट बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन बना, लिपिड बना, फैट बना, सो दीज आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। इन एडिशन टू दैट, सेल दे एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू। तो ये जो बात है ना यहाँ पे, सेल्स एग्रीगेट टुगेदर, ये इनका कंट्रीब्यूशन, तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन को मिला के दे पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस, प्लांट हो या एनिमल हो, ये बना हुआ रहेगा किस चीज से, सेल से। एंड नॉट ओनली सेल, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ द सेल, दैट मींस यहाँ पे डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स एज वेल एज द टिश्यूज के रूप में सेल्स आर प्रेजेंट। डन। सो दिस वाज द इनिशियल सेल थ्योरी। अभी इनिशियल क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसमें एक चीज भैया समझ में तो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है समझ में, गैस करो, आइडिया लगाओ। ठीक है, एनिमल लेते हैं, प्लांट लेते हैं, सेल से बना हुआ होगा, लेकिन ये जो मैं किसी भी एनिमल को लेके या किसी भी प्लांट को लेके एक इसका हिस्सा लेके, एक सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप में देखता हूं तो मुझे सेल तो दिखता है, लेकिन ये सेल आया कहां से। आज मैं अभी सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे माइक्रोस्कोप के नीचे एक सेल देख रहा हूं, ठीक है, फाइन, लेकिन ये सेल आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके, फॉर योर सब्जेक्टिव एग्जाम आई एम टॉकिंग, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ इनिशियल सेल थ्योरी, राइट। या अच्छे से फॉर्मुलेट करके एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव में, राइट, कि सेल थ्योरी का इनिशियल ड्रॉबैक था क्या। इनिशियल सेल थ्योरी इनिशियल सेल थ्योरी का ड्रॉबैक यही था कि दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि हाउ सेल्स आर ओरिजिनेटेड, सेल पैदा कहां से होता है, मतलब ओरिजिन कहां से हो रहा है, ये इसका शुरुआत कहां से हुआ, राइट। सो ये नहीं बोला जा रहा सेल थ्योरी में, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से आप लोग नोट करना कि स्लेडन एंड स्क्वान का थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है या इनिशियल सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, दोनों का मतलब सेम। इसको सॉल्व करते हुए आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने एक बात बोल दिया, क्या, ओमनिस सेलुली ई सेलुली। इसका मतलब आप दोनों को, उन दोनों को आई एम जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा लिटरल कम्युनिकेशन नहीं है कि ऐसे बोल रहे कि आप दोनों को जो सेल दिख रहा है वो सेल प्रीवियस सेल का डिवीजन होके ही आया है। मतलब ऑल सेल, मतलब सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। तो क्या फंडा पता चला कि सेल डिवाइड कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल, सपोज ये एनिमल सेल है, ये जो मेरे को दिख रहा है सेल, राइट, आज अगर यहाँ पे 4 सेल या अभी अगर मेरे को यहाँ पे 4 सेल का एक झुंड या एक क्लस्टर या एक टिश्यू दिख रहा है मेरे को, तो ये आया कहाँ से, ये एक ही सेल से डिवाइड हुआ होगा या डिवाइड हुआ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल नंबर इनिशियल सेल, और फिर एक बार डिवाइड हुआ, एक बार सेल डिवाइड होने से बनता है 2 सेल, हाँ मानते हैं 2 सेल, और 2 सेल का डिवीजन से बना मेरे का और एक राउंड डिवीजन हुआ तो बना मेरा 4 सेल। तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, यानी कि स्लेडन एंड स्क्वान को ये जो सेल दिख रहा था, ये सेल
ये सेल कहां से बना? ये सेल प्री एग्जिस्टिंग, मतलब ये भी कभी ये था, ये भी कभी ये था। तो ये जो बैक जाने का सिलसिला है या पीछे जो भी सेल है, इसी को बोला गया क्या? इसी को यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, को ही बोला जा रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल। बात समझ में आया? प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन सा है? तो दिस सेल्स आर नथिंग बट योर प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसके लिए ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, इसके लिए ये प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने बोल दिया कि ओमनी सेलुली ई सेलुली, यानी कि सेल डिवाइड होता है और आपको जो अभी करंट टाइम में सेल दिख रहा है वो पिछले जनरेशन का या प्रीवियस जनरेशन का सेल से बना हुआ होता है। तो अभी फाइनल इसके बाद तो सेल थ्योरी का ड्रॉबैक सॉल्व हो गया या इनिशियल सेल थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया सॉल्व। तो फिर निकल के आता है अपना फाइनल सेल थ्योरी, मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोला जाता है इसे। मॉडर्न सेल थ्योरी का अगर बात हम कंसीडर करें तो वो पहला बात तो फिक्स है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको हम ऐड करेंगे कि सेल आया कहां से, कि प्रीवियसली एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड करते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय, आप लिख सकते हो बाय डिवीजन। डन। तो ये है मॉडर्न सेल थ्योरी का पोस्टुलेशन या मॉडर्न सेल थ्योरी का पॉइंट्स, और वो प्रीवियस वन वाज इनिशियल सेल थ्योरी का पॉइंट, राइट। तो दोनों चीज को अच्छे से बारीकी से पढ़ना कि इनिशियल सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी का बीच में डिफरेंस क्या है। यानी कि मैथमेटिकली इफ आई पुट मॉडर्न सेल थ्योरी माइनस इनिशियल सेल थ्योरी इक्वल टू ओमनिस सेलुली ई सेलुली। देखना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बताना ये बात समझ में आया कि नहीं। ओमनिस सेलुली ई सेलुली को घुसा दो ओरिजिनल सेल थ्योरी में या इनिशियल सेल थ्योरी में, तब बन जाता है अपना मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ने से हम लोग को मिलेगा क्या, एक सेक्शन जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ द सेल, है ना। 8.3 आपका एनसीईआरटी बोलता है ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो देखो दोस्तों, यहां पे मेरा प्रेजेंटेशन इज डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, है कि नहीं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ओवरव्यू ऑफ द सेल में आपको क्या सिखाया जा रहा है, पहले देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which will get in the initial section of the paragraph। मतलब पहले का 8-10 लाइन पर होगे तो वहां पे बहुत सारा कुछ आप लोगों के हिसाब से न्यू टर्मिनोलॉजीज, या हो सकता है कि कुछ समझ में आता हो कुछ नहीं आता हो, तो उसी चीज को अच्छे से समझते हैं पहले, देन एक्चुअली वी विल एक्चुअली एंटर इनटू दिस सेक्शन। तो उसको समझाने के लिए लेट अस गो इनटू ए ब्लैक स्क्रीन कि आपका एनसीईआरटी में क्या समझने वाले हैं इस सेक्शन में, इनिशियल कुछ लाइंस में कौन सा बात बोल रहा है, देन विल कम टू दिस, राइट। तो इनिशियली ओवरव्यू ऑफ द सेल में आपको बोला जा रहा है किस चीज के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल। फ्रेंड्स, इसके साथ कंफ्यूज मत करना यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर के साथ। दैट इज कैटेगराइजेशन की ऑर्गेनिज्म को कैसे हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल, वो अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहां पे हम एक सेल को ही दो अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। ऑब्वियसली ये नया नहीं है आप लोगों के लिए, हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, कहां पे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ये सब है ना। तो टाइप्स ऑफ सेल में एनसीईआरटी पहले आपको बोल रहा है, मतलब नॉट पहले, यू विल अंडरस्टैंड दिस, एक बार इसको खत्म करते हैं देन आई विल टेल यू। तो टू कैटेगरीज ऑफ सेल्स आर देयर। पहला कैटेगरी बोला गया कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल, राइट, प्रोकैरियोटिक सेल, है ना। एंड दूसरा है क्या, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अभी समझो चीजों को, सेल को बेसिकली दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऑलरेडी आई नो दैट यू माइट रिमेंबर, प्रो मीन्स क्या था, प्रो मीन्स था प्रिमिटिव, राइट। यहां पे दो टर्म आपको अच्छे से नोट करना है, याद करना है, राइट। यू टर्म मतलब क्या लिखेंगे हम, एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस टू, आपको पता ही है कैरियोटिक टर्म कहां से आया, राइट। कैरियोटिक टर्म वाज डिराइव फ्रॉम कैरियन, जिसका मतलब है न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस। यहां पे भी कैरियोटिक टर्म का मतलब इसको लिख लेते हैं न्यूक्लियस, राइट।
न्यूक्लियस। तो बेसिकली धरती पे जितने भी सेल्स हैं, राइट, या ऑल द सेल बेसिकली कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस वाले सेल एंड एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस वाले सेल। सही है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है क्या? तो देखोगे आपको लिखा हुआ रहेगा एक जगह पे कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब मैं अगर ऐसा एक सेल ड्रॉ करता हूं यहां पे, देन हियर देयर विल बी डीएनए एंड यहां पे मेरे इस एरिया में कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, राइट, नो कवरिंग, नो कवरिंग, या दूसरे भाषा में बोले इसको नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो, एब्सेंट हो, राइट, अगर एब्सेंट हो तब उस सेल को बोलेंगे क्या हम, पुराना मॉडल सेल, यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ही है वही बात कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही है। चलो, तो नेक्स्ट आता है क्या कि यूकैरियोटिक सेल में ऐसा क्या है? यूकैरियोटिक सेल में इफ यू ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ए सेल, यूकैरियोटिक सेल, तो यहां पे जो आपको मिलेगा डीएनए, दैट विल बी इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। दिख रहा है यहां पे? तो यहां पे आप लिखोगे या बोलोगे ऐसे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है मेरा, प्रेजेंट, यानी कि टिक मार्क लगा देंगे यहां पे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाता है यूकैरियोट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाता है प्रोकैरियोट। डन। एक चीज स्टिल आपको दिक्कत दे रहा होगा, व्हिच आई नो, कि यहां पे जो मैं बात बोल रहा हूं यूकैरियोट या प्रोकैरियोट या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके साथ डीएनए का क्या ताल्लुक है ना? तो चलो इसको समझते हैं, इस कॉन्फ्यूजन को निपटा देते हैं, राइट। तो एक चीज याद रखना, इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ वन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में यही है स्ट्रक्चर, किस चीज का, न्यूक्लियस का, है ना। और इसी न्यूक्लियस में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कौन सा सामान या कौन सा चीज पाया जाता है, इसके अंदर क्या मसाला भरा पड़ा हुआ होता है, दैट इज नथिंग बट इट्स कंपोनेंट, है ना। ये हो गया इसका कंपोनेंट। कंपोनेंट में मेजर कौन सा है, मेन या मेजर कंपोनेंट कौन सा है, मेजर कंपोनेंट इज योर डीएनए, राइट। अभी डीएनए है क्या, डीएनए एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, डीएनए एक मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल है, ठीक है, जो क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन भेजता है, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक इंफॉर्मेशन को भेजता है या कांस्टेंट रखता है। अगर दिक्कत लगे तो ऐसे समझो, एक ह्यूमन का सेल डिवाइड हो तो ये कभी भी एक प्लांट का सेल नहीं बनेगा, वाइस वर्सा एक प्लांट का सेल डिवाइड हो कभी भी मतलब ह्यूमन का सेल नहीं बनेगा। और बारीकी से बोले, एक ह्यूमन का सेल अगर डिवाइड हो या मेरा ये उंगली कट जाए तो यहां से एक बंदर का उंगली निकल के नहीं आएगा, मेरा ह्यूमन अपना उंगली निकल के आएगा। तो कैसे, कहने का मतलब है जब एक सेल डिवाइड होता है तो आगे जो दो सेल बनेगा, किस टाइप का सेल बनेगा, ये डिसाइड करता है डीएनए। तो डीएनए को बोला जाता है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल या फिर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू नेक्स्ट इंडिविजुअल तक, राइट। सो ये है डीएनए का फंक्शन। आगे और डिटेल में देखेंगे हम, डिफरेंट चैप्टर में डीएनए का कॉन्टेक्स्ट है, बायोमोलिक्यूल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी ये समझो कि न्यूक्लियस का मेजर कंपोनेंट क्या है। मेजर कंपोनेंट मतलब देयर आर अदर माइनर कंपोनेंट ऑल्सो, जिनको अभी हम छेड़ नहीं रहे, डीएनए ही है मेन, राइट, मेन। तो मेजर कंपोनेंट इज डीएनए। नाउ अगर मेरे यहां पे कवरिंग प्रेजेंट है, कहां पे, न्यूक्लियस में अगर कवरिंग प्रेजेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि डीएनए इज इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना, डीएनए इज इनसाइड द, यहां पे ये डीएनए हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसे कि डीएनए के ऊपर एक अलग सा कवरिंग है या न्यूक्लियस के अंदर अलग सा कवरिंग है। मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं हम, ये सुनो, कि यूकैरियोटिक के केस में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक के केस में द डीएनए जो रहता है ये क्या रहता है, नेकेड डीएनए, राइट। नेकेड डीएनए मतलब क्या, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग प्रेजेंट
है नहीं, राइट? नेकेड डीएनए, डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है क्योंकि इसके ऊपर देयर इज नो कवरिंग। लेकिन यूकैरियोट के केस में, मैं अगर इसको एक सेपरेट सेक्शन बना दूं ऐसे, यूकैरियोट के केस में डीएनए रिमेन इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी यहां पे भी दो बात आता है, एडवांस है, लेकिन एक सेल जब रेस्ट ले रहा है, रेस्टिंग का मतलब है क्या? रेस्टिंग का मतलब है नॉट डिवाइडिंग। क्या मतलब है? कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, अभी अपने को 1 से 2 नहीं बनना है, राइट? रेस्टिंग, ठीक है? तो व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, तब इसके अंदर होगा क्या? डीएनए इस फॉर्म में रहेगा। जस्ट ए मिनट। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, इसके अंदर का डीएनए विल बी लाइक दिस, ठीक है? तो सपोज ये मान लेते वो सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर द डीएनए विल बी लाइक दिस, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन, ठीक है? क्रोमेटिन। पूरे चीज को समझेंगे एंड देन मैं एक दो लाइन बोलूंगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा एकदम फ्रेम वाइज ऑर्गेनाइज हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस पार्ट एंटायरली, राइट? लेकिन रेस्टिंग का मतलब क्या है? नॉन रेस्टिंग, यानी कि डिवाइडिंग। जब एक सेल डिवाइड करेगा या डिवाइड कर रहा होगा, तब इसके न्यूक्लियस में हम अगर झांक के देखते हैं, वही डीएनए बन जाता है क्या? क्रोमोसोम। वही डीएनए क्या बनता है? योर क्रोमोसोम। इस तरह से लेवल कर देते हैं इसको, क्रोमोसोम, है ना? क्रोमोसोम बन जाता है यही डीएनए, ठीक है? तो डोंट गेट कंफ्यूज। मान के चलो आपके हाथ में अभी इतना बड़ा एक थ्रेड है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लाइव क्लास में बैठे हुए हो और पीछे बेंच में बैठ के थ्रेड के साथ खेल रहे हो। एक थ्रेड, राइट? एक थ्रेड इतना लंबा। फिर मैंने जब बोला या मैं बोलने वाला हूं, आपको लग रहा है कि अरे सर अभी तो देगा मेरे को, तो साथ ही साथ आप क्या करोगे? उस थ्रेड को फोल्ड करके ऐसे डाल दोगे पॉकेट में, है ना? वो जो फोल्डिंग करके आपने डाला पॉकेट में, ये फोल्डिंग जस्ट रफ एक फोल्डिंग हुआ है ना? इसी तरह से बैक्टीरिया भी अपने डीएनए को रफली ऐसे फोल्ड करके रखता है, ठीक है? रफ ऐसे लिख के रखो, रफली फोल्डेड। और ये जो रफली फोल्डेड स्टेट है डीएनए का इन बैक्टीरिया, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोइड, राइट? लेकिन अगर यूकैरियोट का केस हो, तो वो दो तरीके से रख सकता है डीएनए को। जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है तो एकदम अच्छे से पैकेज करके ऑर्गेनाइज करके रखेगा, कब? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। अभी आप हो जाओगे कंफ्यूज कि सर ये और ये तो लगभग सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहां पे द फोल्डिंग पैटर्न इज, यू कैन से, वेरी वेरी रफ, रैंडम, ऐसे लपेट के रख दिया। सपोज आपको मैं 3 बार बोल रहा हूं या 3 बार आप फोल्ड करके रख रहे हो, तो अलग अलग तरीके का होगा एक एक बार, है ना? यहां पे भी सेम होता है। द फोल्डिंग, द न्यूक्लियोइड जिसका नाम है, द फोल्डिंग इज नॉट फिक्स्ड हियर। मतलब फोल्डिंग का पैटर्न कैसे होगा? ये एकदम रफ है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियोइड, है ना? इसी जगह पे अगर आपका डीएनए सिस्टेमेटिक वे में फोल्डेड है, तो आप बोलोगे क्या? इसे क्रोमेटिन। लेकिन ये सेल होगा क्या? रेस्टिंग। लेकिन अगर बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में फोल्डेड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। यानी कि यूकैरियोट के सेल के अंदर डीएनए पाया जाता है 2 फॉर्म में। जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है तब रहता है क्रोमेटिन के फॉर्मेट में, राइट? और जब वो डिवाइड कर रहा है तब, और आगे ये हम देखेंगे डिटेल सेल डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? अभी मैं जस्ट चीजों को ऐसे समझा रहा हूं कि कैसे क्या दिखता है, मतलब हाउ द थिंग्स रिमेन, राइट? तो डीएनए जब डिवाइड नहीं कर रहा है, सेल रहता है कौन सा फॉर्म में? क्रोमेटिन के फॉर्म में, ठीक है? और जब डिवाइड करता है तब बनाता है क्या? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बोलो या क्रोमेटिन बोलो, ये कुछ नहीं है, डीएनए का फोल्डिंग है। मतलब वो थ्रेड जो है ना, दैट थ्रेड इज योर डीएनए। और जो फोल्ड करके रख दिया पॉकेट में, या आपने अच्छे से उसको एक पेन में ऐसे लपेटा, राइट? ये जो दोनों तरीके में आप किस चीज को फोल्ड कर रहे हो? सिचुएशन 1 वही डीएनए को लपेट रहे हो, किसी भी तरह फोल्ड कर रहे हो। सिचुएशन 2 इसको अच्छे से एकदम किसी पेन में या एक ही के ऊपर दूसरे को एक पूरा इतना लंबा थ्रेड को अच्छे से इतना शेप में लेके आ गया फोल्ड में। दोनों केस में आप किस चीज को फोल्ड कर रहे हो? डीएनए को ही तो कर रहे हो ना। तो कहने का मतलब है, क्रोमेटिन बोले या क्रोमोसोम बोले, दीज टू आर नथिंग बट डीएनए ओनली। जस्ट एक एक स्टेज में या एक एक नाम में एक एक तरीके से फोल्डेड रहता है।
थोड़ा सा रिलैक्स रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, लेकिन एकदम टाइटली रहता है प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्रोमेटिन पाया जाता है यूकैरियोट में, लेकिन प्रोकैरियोट में पाया जाता है न्यूक्लियोइड, जो कि है रफ फोल्डिंग। समझ में आया बात? ओके, अभी इस पूरे चीज को हम समराइज करें तो आपका एनसीईआरटी का 2 लाइन बनता है, ठीक है, 2 लाइन्स आर देयर कि टाइप्स ऑफ सेल कैन बी ऑफ 2 टाइप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, राइट? यूकैरियोट में यही बात अभी देखना, नाउ यू विल इजीली अंडरस्टैंड। सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट। प्रोकैरियोट के केस में डीएनए रिमेन नेकेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, राइट? पकड़ रहे हो अभी चीजों को? यूकैरियोट में डीएनए आपका यहां पे बोल रहा है कि डीएनए रिमेन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमेटिन के रूप में भी पाया जा सकता है, जो आगे आपको सीखने को मिलेगा। फर्दर आपका यूकैरियोट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लांट सेल, राइट? एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है क्या? एनिमल का सेल, राइट? दूसरा होता है एनिमल सेल, यानी कि यूकैरियोट को प्लांट एंड एनिमल फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ द सेल का इंट्रोडक्शन समरी। मतलब यहां पे क्या क्या चीज सीखने को मिला हम लोगों को? लोग ने समझा कि सेल टाइप जो है ये बेसिकली 2 टाइप का है। क्या क्या टाइप? प्रोकैरियोट, राइट? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। और यूकैरियोट को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है प्लांट एंड एनिमल सेल में, है ना? ये जो छोटा सा फ्लो डायग्राम है, इसी चीज को मैंने अभी समझाया, और जो आपका एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन मतलब इस सेक्शन का इनिशियल सेक्शन में लिखा गया है। डन? चलो, और एक बात, यहां पे प्लांट सेल का रेफरेंस में लिया जा रहा है किसको? ओनियन सेल को। और एनिमल सेल के रेफरेंस में लिया जा रहा है किस चीज को? ह्यूमन चिक सेल को, ठीक है? ह्यूमन चिक सेल को लिया गया एनिमल सेल के रेफरेंस में। बात समझ में आया? ह्यूमन चिक सेल मतलब अपना मुंह के अंदर जो बकल कैविटी, वहां पे सरफेस में सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट? उनको बहुत ही सही रहता है एनिमल सेल स्टडी करने के लिए। जस्ट जो कॉटन स्वाब होता है ना, मतलब एयरबड वगैरह होता है, तो इसको लेके मुंह के अंदर ऐसे करके, आप स्लाइड में देखो, माइक्रोस्कोप का वो समझाया था मैंने, स्लाइड में लेके हम प्रॉपरली स्टेन करके इसे क्लियरली देख सकते हैं, राइट? तो ये सही मॉडल रहता है समझने के लिए कि एनिमल सेल कैसे दिखता है, राइट? तो यही बात एनसीईआरटी ने भी यूज किया कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप। प्लांट सेल मतलब दोनों यूकैरियोट है। ओनियन को लेके आप देखोगे, राइट? तो यू विल गेट ओनियन रूट टिप सेल लेके देखते हैं जनरली प्लांट सेल, और यहां पे देखते हैं ह्यूमन चिक सेल एज एन एनिमल सेल। तो ये था मुद्दा बात ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाले हैं, मतलब इसी सेक्शन में ओवरव्यू में आपको 2 चीज मिलेगा। पहले आपको पढ़ाया जाएगा किस बारे में? अबाउट द साइज ऑफ द सेल, ठीक है? अबाउट द साइज, राइट? तो साइज ऑफ ए सेल क्या है कि एक सेल का साइज ऑफ सेल्स, या साइज ऑफ सेल्स में बोलूं तो साइज ऑफ सेल फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है, राइट? एक एक सेल एक एक टाइप का होता है। तो अगर शेप या साइज फिक्स नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल साइज इज वेरिएबल। सेल साइज इज वेरिएबल। देखो दोस्तों, एक चीज कंफ्यूज मत होना, यहां पे हम पूरे इस पेन को लेके, मतलब पूरे इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल को लेके वी आर गोइंग टू डिस्कस। मतलब ये जो ओवरव्यू है का नेक्स्ट सेक्शन, शेप ऑफ साइज ऑफ द सेल, यहां पे सिर्फ हम एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, ऐसा किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म का सेल को नहीं देखेंगे। उसकी जगह पे हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे कि ऐसे समझो कि धरती पे जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो स्केल में साइज वाइज इफ यू सी, पहले एक बात बोल देता हूं कि एकदम स्मॉलेस्ट सेल किसको कंसीडर, 2 बात यहां से इंपॉर्टेंट नोट करना है। एकदम स्मॉलेस्ट सेल किसको कंसीडर किया गया? एकदम स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया गया माइकोप्लाज्मा को, जिसका साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। डन? 0.3 माइक्रोमीटर। तो ये बात याद रख लेना, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल इन दिस स्केल, राइट? एक एक करके समझाऊंगा, आई एम नॉट जंपिंग। इंपॉर्टेंट जो बात है उसको पहले हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरा है ऑस्ट्रिच एग, और ऑस्ट्रिच एग है क्या? ये है अपना लार्जेस्ट सेल, ठीक है? तो ये बात याद रखना, स्केल में 2 सेल है मेरे पास, जो एक स्मॉलेस्ट कैटेगरी, एक लार्जेस्ट कैटेगरी। डन? सबसे पहले साइज वाइज कंपेयर किया जाए तो ये आता है
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और पीपीएलओ, राइट, जिसको बाद में डिस्कार्ड किया गया एज ए स्ट्रक्चर ऑफ ट्रू सेल। इसको ट्रू सेल नहीं माना गया, लेकिन स्केल में इनिशियली इसको रखा गया एंड इट डायमीटर वाज 0. आई मीन नॉट डायमीटर, द साइज वाज 0.1 माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर होता कितना है? 1 मीटर का 10⁻⁻⁶, मतलब 1 मीटर को अगर 10⁻⁶ से हम डिवाइड करें तब जाके जितना निकलेगा, दैट इज 1 माइक्रोमीटर। यानी कि इफ आई हैव टू राइट देन 1/10⁻⁶ मीटर, ठीक है, ये होगा अपना माइक्रोमीटर। पता है ना, माइक्रोमीटर, म्यू मतलब, ये माइक्रोमीटर का म्यू मतलब माइक्रो का सिंबल है, राइट। आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हो तो हर एक चीज पता होना चाहिए, ऑल दो उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको मिला ही होगा। सो दिस म्यू इज द सिंबल फॉर माइक्रो, ठीक है। माइक्रोमीटर जो है 1 मीटर का उतना 10⁻⁶ टाइम। नाउ पीपीएलओ इज 1.1 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें हम, राइट, इस माइकोप्लाज्मा जो टर्म है ये ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है ना, या फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया ही है, जिसको हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। डन। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया के बीच में देयर इज वन बेसिक एंड मेजर डिफरेंस, राइट। ये क्या डिफरेंस है? दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। वीडियो के अंत तक आते आते सोचते रहना, ये जब याद आ जाए देन यू राइट इट इन द कमेंट कि ये माइकोप्लाज्मा, हाउ माइकोप्लाज्मा डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। है ये बैक्टीरिया ही, लेकिन सारे बैक्टीरिया से एक चीज इसमें कम है, दैट इज ऑल्सो आई एम गिविंग इट यू द हिंट। तो माइकोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया ओनली, इसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, है ना। इसको पहले ही हम पढ़ चुके हैं, क्या, स्मॉलेस्ट सेल के कैटेगरी में, राइट। फिर आता है अपना टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया यानी कि आइडियल बैक्टीरिया का साइज कितना है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। मतलब अगर यहां से क्वेश्चन फ्रेम करना हो तो इस तरह से पूछ सकते हैं, एक टिपिकल बैक्टीरिया और एक माइकोप्लाज्मा में साइज वाइज क्या रिलेशन है? तो टिपिकल बैक्टीरिया अराउंड देख सकते हो ना, 10 टाइम्स लार्जर है देन माइकोप्लाज्मा, right? Again I am telling these two are not separate organism as per biological classification, yes or no? These two are same organism only, लेकिन बैक्टीरिया के अंडर में ही आता है ये, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है जिसकी वजह से साइज में भी फर्क आ रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू रिवाइज, राइट। अगर अभी याद है तो फटाक से लिख दो कमेंट में। डन। ओके, नेक्स्ट आया क्या हम लोगों का? ह्यूमन ब्लड सेल, राइट, आरबीसी। आरबीसी तो पता ही है सभी को, व्हिच आई मीन कौन सा पार्ट का कंपोनेंट है? ये हमारा ब्लड का कंपोनेंट है, यस और नो? ह्यूमन ब्लड का, यानी कि ब्लड सेल्स का एक कंपोनेंट है, नॉट ओनली ह्यूमन, अदर सेल आल्सो देयर। तो ब्लड सेल का एक कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल, राइट, जिसके बारे में आगे फंक्शन में बात करूंगा मैं डिटेल, अभी इतना फंक्शन नहीं छेड़ रहा हूं, बट स्टिल यू माइट नो द बेसिक फंक्शन कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बॉडी में, राइट। तो ये आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो है, इस पे इसका साइज है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, ठीक है, 7 माइक्रोमीटर। ये साइज मतलब क्या है? दिस इज नॉट द साइज, दिस इज द मतलब डायामीटर, राइट, डायामीटर। पता है ना डायामीटर क्या है? सपोज ये आरबीसी है एंड दिस इज द सेंटर, तो सेंटर के थ्रू अगर एक लाइन जाए तो दिस इज योर डायामीटर। डन। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल अभी तक माना गया है, राइट, या साइज वाइज ये लार्जेस्ट सेल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइज ऑफ द डिफरेंट सेल्स, जहां पे आपको 4 बेसिक सेल्स आर देयर, चारों सेल का साइज डिफरेंट है, राइट, चारों सेल का साइज इज डिफरेंट। उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग, राइट। इसके अंदर कौन सा, ये स्केल में हम जाएं तो ये स्केल में साइज ऑफ द मेजरिंग स्केल में कौन सा ह्यूमन सेल को लिया गया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यू राइट आरबीसी। याद रखना आरबीसी भी साइज में इंक्लूडेड है। डन। नाउ लेट अस गोइंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन। साइज के बाद ये आता है क्या दोस्तों? शेप एंड साइज बोलते हैं ना, या साइज एंड शेप। तो साइज वर्ड जहां पे आया, नेक्स्ट इमीडिएट वर्ड बनता है क्या? शेप। शेप, राइट। जैसे हम लोगों का साइज था क्या डिफरेंट, इसी तरह शेप विल ऑल्सो भी क्या होगा? शेप विल ऑल्सो भी डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। ये जो शेप डिफरेंट है, इसका रीजन क्या है?
समझोगे बाद में। पहले इस पूरे स्लाइड को निचोड़ के जो मीनिंग रहता है ना, जो नीचे लिखा हुआ है, उसी को मैं इधर एक फ्लो में लिख रहा हूं। शेप इज डिफरेंट क्योंकि फंक्शन जो है एक एक सेल का, बिकॉज इसका फंक्शन जो है एक एक सेल का फंक्शन इज डिफरेंट, राइट। द फंक्शन इज डिफरेंट। तो एक एक सेल का एक एक फंक्शन होता है, इसीलिए ये एक एक शेप लेता है। समझ में आया? हर सेल का शेप सेम नहीं होता क्योंकि हर सेल का फंक्शन सेम नहीं होता। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो इसी को समझते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको 6 सेल, इसको हम 2 राउंड में पढ़ेंगे। कितने राउंड में? 2 राउंड में। पहले हम देखेंगे ये सेल है क्या या कहां पे पाया जाता है, राइट। देन हम पढ़ेंगे मतलब व्हाट आर द सेल, वेयर आर दिस सेल्स फाउंड, राइट। एंड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शेप। हाँ ठीक है, राउंड मतलब सर्कुलर, ये तो पता है, लेकिन एक्चुअल में बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में शेप का मीनिंग है क्या, ये पढ़ेंगे। एंड देन ये इसको समझेंगे क्योंकि हम लोगों ने बोला एक एक सेल का शेप इज डिफरेंट, मतलब फंक्शन क्या डिफरेंट फंक्शन प्ले करता है। इंडिविजुअली आई एम गोइंग टू डाइसेक्ट इट आउट, ना कि ऊपर ऊपर से बोल दूंगा कि फंक्शन डिफरेंट है एंड देन दिस इज डिफरेंट, राइट। सो एक राउंड शुरू करते हैं। यहां पे कितने सेल है? 6 सेल। सबसे पहला सेल है क्या मेरे पास? रेड ब्लड सेल, राइट। रेड ब्लड सेल का जो शेप है, द शेप इज व्हाट? द शेप इज योर राउंड एंड बाइकॉनकेव। एक यहां पे देखना चीज कि यहां पे अपना जो राउंड शेप है उसको ड्रॉ किया गया है, लेकिन एक शेप आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, दिस शेप इज लाइक दिस, राइट। ये इसको बोला जाता है डंबल शेप, मतलब दोनों तरीके से, या बाइकॉनकेव शेप, डंबल जैसा, राइट। तो दोनों तरीके से सर्कुलर और लॉन्ग एंड नैरो, राइट। तो इसी को बोला गया अपना डंबल शेप। डन। तो आरबीसी का शेप हो सकता है आइदर राउंड, नहीं तो बाइकॉनकेव। डन। आरबीसी कहां पे प्रेजेंट? आरबीसी का काम क्या है? बार बार मैं बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डन। कोलुमिनर इपिथेलियल सेल। इपिथेलियल सेल, ये समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इपिथेलियल सेल, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इपिथेलियल सेल? इपिथेलियल सेल वो सेल है जो कहां पे पाया जाता है? सरफेस में पाया जाता है, ठीक है, सरफेस में पाया जाता है। एनिमल में पाया जाता है। डन। कहां पे पाया जाता है? सरफेस में। डन। इसको भी समझाऊंगा मैं आराम से। सरफेस में पाए जाने सेल को बोलते हैं एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, उसमें से एक कैटेगरी है कोलुमिनर एपिथेलियल सेल। ये कहां पे पाया जाता है? ये पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, या इसको हम लिख सकते हैं इंटेस्टाइन, राइट। इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। इसका जो शेप है देखो दोस्तों, ये लंबा लंबा सेल है, ऐसे है ना, लंबा एंड पतला, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है, लंबा है ऐसे हाइट में एंड द पतला इन द गर्थ, राइट, लॉन्ग एंड नैरो। डन। तीसरा सेल क्या है? ट्रेकाइड। मैं जस्ट शेप और सेल कहां पे पाया जाता है इसके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, फिर फंक्शन निचोड़ के दिखाऊंगा एक एक करके। सो थर्ड सेल इज ट्रेकाइड। ट्रेकाइड है क्या? ट्रेकाइड इज ए कंपोनेंट ऑफ जाइलम, राइट, या जैसे लिख सकते हैं हम शॉर्ट में कि ट्रेकाइड जो है ना, ये जाइलम का कंपोनेंट है। व्हाट इज जाइलम? जाइलम कहां पे पाया जाता है? बैक्टीरिया में? नहीं, जाइलम पाया जाता है कहां पे? प्लांट में, ठीक है। तो जाइलम मिलता है, जाइलम इज ए पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है, जिसका रोल कहां पे है? कंडक्शन में, है ना, अपना वाटर कंडक्शन में मेजर रोल होता है जाइलम का, राइट। तो जाइलम इज ए कंडक्टिंग कंपोनेंट, मतलब रूट से कुछ एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट तक भेजना, ये काम होता है जाइलम का। जाइलम का एक पार्ट है ट्रेकाइड, मतलब इसको ऐसे समझो, डोंट गेट कंफ्यूज कि ट्रेकाइड और जाइलम है क्या। कि मान के चलो मैं एक बंडल बनाया इस पेन से, और पेन के अंदर होलो होता है ना, राइट। तो ऐसे 3 पेन लिया, ये एक स्मार्ट पेन है, इसको लिया, और आप जो लिख रहे हो अभी कॉपी में वो वाला, वहां से 2 कलर का पेन लिया, रेड कलर का, ब्लू कलर का एक, तीनों पेन को एक साथ एक अपना हेयर बैंड से या गर्डर से एक बंडल बनाया मैंने। ये जो बंडल हुआ इसके अंदर कितना पेन हुआ? 3। इस बंडल का नाम होगा जाइलम, और अंदर में जो भी पेन है इंडिविजुअल, दोज आर कंपोनेंट ऑफ द जाइलम। उसमें से जो मेजर कंपोनेंट है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, वो हो गया ये मार्कर,
और बाकी 2 पेन भी। तो मान के चलते हैं दिस मार्कर इज द मेजर कंपोनेंट। तो इस बंडल अगर जाइलम है तो इसका मेजर कंपोनेंट का नाम है ट्रेकाइड। होपफुली समझ में आ गया। ट्रेकाइड मतलब क्या है? ये वो बंडल में से, बंडल ऑफ पाइपलाइन, उसमें से इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है ट्रेकाइड। तो ट्रेकाइड का शेप अगर देखो तो ये इलोंगेटेड है, मतलब बहुत ही लंबा है ये, है ना। ये यहाँ पे दोस्तों डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो 3 है ना, दिस 3 आर व्हाट? दिस 3 आर नथिंग एल्स बट 3 डिफरेंट सेल्स। ये 3 ट्रेकाइड सेल है, एक ही सेल है, लंबा लंबा एक सेल। तो ये दिस ट्रेकाइड्स आर व्हाट? लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, है ना। तो इसको बोला गया इलोंगेटेड सेल शेप। डन। तो होपफुली समझ में आया ट्रेकाइड है क्या, एन इलोंगेटेड शेप है इसका। नेक्स्ट आता है क्या? WBC, राइट। WBC, WBC का मतलब है क्या? WBC का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल लाइक योर RBC इज ऑल्सो अनदर कंपोनेंट ऑफ ब्लड ओनली, है ना। ये ब्लड का ये कंपोनेंट है। इसका शेप क्या लिखा गया? एमीबॉयड। एमीबॉयड का मतलब है नो फिक्स्ड शेप, ठीक है। एमीबॉयड का मतलब होता है नो फिक्स शेप, यानी कि एमीबा में जैसे दिखने को मिलता है आपको एक फिक्स, नो फिक्स शेप, राइट। इसी तरह से इसी रेफरेंस में इसको बोला गया नो फिक्स शेप, यानी कि एमीबॉयड। यानी कि कोई सेल लेके मैं इसको लिख देता हूं इसका एमीबॉयड शेप है, मतलब इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही शेप में रहेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है ना। सारे में तो कुछ ना कुछ शेप है, लेकिन यहाँ पे कुछ फिक्स शेप नहीं है, तो नाम दे दिया क्या? एमीबॉयड। दूसरा आता है क्या? नार्व सेल। नेक्स्ट नार्व सेल। नार्व सेल में इंडिविजुअल सेल्स को क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन। ये तो पता है ना, न्यूरॉन। और न्यूरॉन यहां पे एक नार्व सेल यानी कि एक न्यूरॉन को दिखाया जा रहा है। दिस डायग्राम इज एम्फसाइजिंग वन न्यूरॉन। आपके एनसीईआरटी में दिखेगा डायग्राम कुछ इस तरीके का, है ना। एक इस तरीके का एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट, राइट। नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देखना उस न्यूरॉन जो सेल शेप वाला पैनल है डायग्राम का वहां पे, है ना। तो दिस इज नथिंग बट, ये समझा रहा है कि अपने बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं ना, ये सारे न्यूरॉन एक ब्रांच, मतलब ब्रांचिंग इज देयर, ठीक है। ये सारे न्यूरॉन में देयर आर ब्रांचेस, ठीक है। सारे न्यूरॉन में देयर आर ब्रांचेस, और ये एक गुच्छे में प्रेजेंट रहते हैं। इसी एक गुच्छे से मैं अगर एक न्यूरॉन को अलग करूं और देखने की कोशिश करूं कैसा है, तो इट विल बी लाइक दिस। कैन यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इनका अरेंजमेंट होता है ब्रांच और शेप होता है लॉन्ग, राइट। लॉन्ग शेप, लंबा शेप में होता है। मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल कौन सा सेल है? ये वो सेल है जो पाया जाएगा लीफ में, यानी कि प्लांट के लीफ में पाया जाता है ये सेल, राइट। इफ यू टेक ए सेक्शन ऑफ द लीफ, सपोज दिस इज वन लीफ, और इसका एक मैं सेक्शन लेता हूं, सेक्शन मतलब इसको ऐसे काट दिया और फिर मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूं, देन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से मेरे को मिलेगा ये वाला इमेज, राइट। मेसोफिल सेल। इसका शेप कैसा है? यहाँ पे बहुत सारा सेल्स आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक शेप आइदर राउंड और ओवल, आइदर राउंड और ओवल। ये हो गया पूरा 6 सेल के बारे में। अबाउट द 6 सेल्स, अबाउट द ऑल द 6 सेल्स, क्या कौन सा सेल कहाँ पे पाया जाता है, किसका कंपोनेंट है, राइट, और इसका शेप है क्या, ये समझे हम लोग। अभी इस कौन सा चीज को हम समझेंगे, राइट, कि शेप्ड है डिफरेंट क्योंकि फंक्शन इज डिफरेंट। नाउ वी नीड टू नो, आप लोगों को ये समझाऊंगा कि ये फंक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब क्या है। तो इससे पहले इस बोर्ड को एक बार क्लीन कर देते हैं, है ना। चलो ठीक है, यहां तक खत्म करते हैं, जैसे आगे जाएंगे फिर से वी विल क्लीन इट। तो सबसे पहला सेल था मेरा क्या? आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या था दोस्तों? आरबीसी का फंक्शन है, राइट, आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ। हाउ देखना एक चीज, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल रहता है। सपोज मैं ये शेप से आपको समझाता हूं, स्क्वायर शेपेड या जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ऑल दीज आर द मॉलिक्यूल जिसके साथ ऑक्सीजन आके अटैच होगा। समझ में आ रहा है बात? इसी के साथ अपना मैं किसी एक में ऑक्सीजन दिखा देता हूं अटैच करके, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सपोज, या एक को निकाल के दिखाता हूं। सपोज ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर या जिसके पास क्या होगा, इसी के पास मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके अटैच होगा, राइट। समझ में आया बात? ये मॉलिक्यूल है जिसके पास आके क्या अटैच हो रहा है, यहाँ पे
ऑक्सीजन आके अटैच हो रहा है। इन मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम? हीमोग्लोबिन। यानी कि ये वो कुर्सी जैसा है ना अपना इस रूम के अंदर, ये इसको एक कमरा पकड़े तो इसके अंदर दीज आर नथिंग बट लाइक चेयर्स, जिसमें क्या आके बैठेगा? ऑक्सीजन आके बैठेगा। जितना बड़ा रूम का वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, राइट, उसी उतना ही ज्यादा क्या होगा? चेयर जगह होगा यहाँ पे। तो आरबीसी का शेप है राउंड, क्योंकि राउंड शेप में ही क्या पता है? कॉमन ज्योमेट्रिक सेंस, मैक्सिमम वॉल्यूम पॉसिबल हो सकता है। ये सर्कुलर शेप में ही मैक्सिमम वॉल्यूम, आई मीन वॉल्यूम, किसी भी अगर वॉल्यूम का बात करें तो जब सर्कल होगा तभी उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम रहेगा एज कंपेयर टू कि ट्राइंगल हो या दूसरा कुछ शेप हो, राइट। तो यहां पे क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम हो पाए, मैक्सिमम वॉल्यूम होने से क्या ज्यादा होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम होने से मेरा ऑक्सीजन ज्यादा, सॉरी, हीमोग्लोबिन ज्यादा मैं एकोमोडेट कर पाऊंगा एक एक सेल के अंदर। ज्यादा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट करने से क्या होगा? हाई हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम हीमोग्लोबिन रहेगा तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, इस शॉर्ट में लिख देते हैं इसको HB। मैक्सिमम हीमोग्लोबिन का मतलब ही क्या होता है? मैक्सिमम O2, है ना। यानी कि आरबीसी का शेप इसीलिए राउंड है ताकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का कैरियर मॉलिक्यूल है, दैट इज हीमोग्लोबिन, हो ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हो पाए, राइट। होपफुली अंडरस्टूड। तो एक क्वेश्चन तो रहता है, सर ये क्या है? तो फिर है ना, ये क्यों है? बिकॉज जब आरबीसी हीमोग्लोबिन डोनेट कर देता है, डोनेट नहीं बोल के हम बोलेंगे डिफ्यूज कर देता है, या रिलीज कर देता है, जब ये रिलीज कर देता है तब इट बिकम बाइकॉन्केव। समझ में आया बात? तो आरबीसी अगर इस शेप में रहा तो आप समझना कि ये फुल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। एंड जब आरबीसी इस शेप में रहता है बाइकॉन्केव, तब मतलब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन निकल जाता है इसके बाहर, राइट। सो दिस इज द टू शेप। नेक्स्ट, डन, होपफुली समझ में आ गया। नेक्स्ट, कोलुमिनर एपिथेलियल सेल मैंने कहां पे लिखा था? इसका लोकेशन इंटेस्टाइन, राइट, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जब रहता है ये, यहां पे काम क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में हम लोग का दो ही चीज होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कोलुमिनर एपिथेलियल सेल एब्जॉर्प्शन का काम करता है, राइट। दिस कोलुमिनर एपिथेलियल सेल एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ये इस शेप में रहने के कारण, और यहां पे जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस शेप में रहने से मतलब अगर लॉन्ग एंड नैरो रहेगा तो इसके ऊपर मिलता है मेरा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? विली, राइट। इस शेप में रहने के कारण इसके ऊपर मैक्सिमम सरफेस एरिया रहेगा। मैक्सिमम सरफेस एरिया रहेगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होगा। ये सुनो, अगर मैं एक जगह पे एक चादर, एक कोई भी कपड़ा एक फैल के रखूं ऐसे, सपोज ये मेरा एक लोकेशन है, ये एक एरिया है ना, इसके अंदर मैं ऐसे चादर बिछाऊं तो कितना चादर बिछ सकता है? सपोज 1 2 3 4। लेकिन इसी जगह पे मैं अगर इस चादर को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करूं, है ना, तो मेरे पास हो सकता है कि अभी इंक्रीज होके ज्यादा अमाउंट ऑफ चादर में बिछा सकूं इधर, है ना। समझ में आ रहा है बात आपको सभी को, राइट। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसे फोल्ड करके रखूं तो आई कैन एकोमोडेट, इसी स्पेस में आई कैन एकोमोडेट 9, है ना। तो अगर एक चादर मेरा 1 ग्लास पानी सोक करता है, एक चादर इक्वल टू 1 ग्लास पानी, तो 9 चादर इक्वल टू 9 ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ गया? मतलब किसी भी चीज को फोल्डेड वे में रखेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, राइट। तो फोल्डिंग से रिलेटेड है सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया जो जैसे ही बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। ये बात समझ में आ चुका होगा, क्योंकि मेरा काम ही है इसको इधर रखने का ऑब्जेक्टिव। इसको कोलुमिनर एपिथेलियल सेल का फंक्शन ही है कि एब्जॉर्ब करना चीजों को, तो इसीलिए इसका सरफेस लॉन्ग एंड नैरो होता है, सरफेस में विली आर प्रेजेंट। डन। नेक्स्ट आया ट्रेकाइड। ट्रेकाइड का काम क्या था? वही बात हम लोगों ने लिखा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, या ट्रांसपोर्ट लिख देते हैं हम, क्योंकि ये जाइलम का कंपोनेंट है। तो सपोज मेरे को ये इस बोर्ड का इस हिस्से से इस हिस्से तक पानी लेके आना है, यहाँ पे पानी बह के जा रहा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? सपोज इस मरकर के साइज का मेरे पास छोटा छोटा पाइपलाइन प्रेजेंट है, इससे पानी आ सकता है 1 से 2 जुड़ के, हाँ हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक लगाऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th 6th 7
है ना, 7-8 पाइप ऐसा लगेगा ये साइज का, है ना, फिर जाके पानी यहां से यहां तक आएगा। वो उस सिचुएशन में तो पानी का फ्लो क्या होगा, स्लो हो जाएगा, मतलब पानी यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा। पहले मेरे को 7 पाइप ऐसे जुड़ना पड़ेगा एक से दूसरा, राइट। इसी जगह पे मेरे पास अगर 2 पाइपलाइन हो, जो इतना साइज का और दूसरा इतने साइज का, इतना लेंथ का, सॉरी, तो पानी क्या होगा, क्विकली यहां से यहां तक आ जाएगा, राइट। कहने का मतलब है कि जितना लंबा होगा मेरा पाइपलाइन उतना जल्दी पानी यहां से यहां भेज सकता हूं। तो इसका काम ही है ना पानी का ट्रांसपोर्ट। मतलब जाइलम का कंपोनेंट है ट्रेकाइड, और ट्रेकाइड का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करके ले जाना। इसीलिए एक एक इंडिविजुअल ट्रेकाइड का सेल के शेप क्या हुआ, इलोंगेटेड। डन। मतलब देख रहे हो ना आप, जितना फंक्शन है वही बात लागू हो रहा है, जिसका फंक्शन जैसा है वो अपने आप को उस शेप में लेके आ रहा है। नेक्स्ट जो मैंने बात किया किस सेल के बारे में, WBC के बारे में। तो यहां से इस पैनल को थोड़ा क्लीन कर देते हैं हम इस साइड को, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन इन डिटेल। तो WBC कौन सा सेल है बॉडी में, कौन सा सिस्टम में इन्वॉल्व, डिफेंस में इन्वॉल्व है ना। WBC जिस प्रक्रिया से डिफेंस करवाता है बॉडी में, मतलब द प्रोसेस थ्रू व्हिच WBC हेल्प इन डिफेंस, इस प्रोसेस को बोला जाता है फेगोसाइटोसिस, राइट। अभी समझो चीजों को। सपोज दिस इज वन WBC, राइट। इसके आगे इस स्क्वायर शेप का एक कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है, राइट। तो WBC किसको मारता है, पैथोजन को, याद रखना, राइट। इट कैन बी, अभी पैथोजन है क्या, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, राइट। इट कैन बी एनी बैक्टीरिया, है ना, या एनी फॉरेन पार्टिकल। तो ये WBC इसको मार देगा। तो अगर कोई भी पैथोजन है तो 2 WBC ड्रॉ करते हैं, राइट। और इसमें अपने पास है 2 पैथोजन। सो सपोज दिस वन इज वन पैथोजन एंड दिस वन इज अनदर पैथोजन, या पैथोजन 1 एंड पैथोजन 2। तो WBC काम कैसे करता है दोस्तों, इसको देखो पहले। ये WBC होगा ना यहाँ पे, राइट, और इसके आगे ये पैथोजन प्रेजेंट है, तो ये पैथोजन को ऐसे निगल लेता है पहले, राइट, एनगल्फ करता है इसको, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में ये पैथोजन को अपने अंदर ले लेता है, और फिर अगले स्टेप में उसी, तो ये अपना न्यूक्लियस है उसका, है ना, ये अपना न्यूक्लियस है, खुद का न्यूक्लियस, वो पैथोजन को अंदर ले लेता है, और फिर इसी पैथोजन को ही ब्रेक डाउन कर लेता है इन स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जो बॉडी में बाद में हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो प्रोसेस, WBC एक पैथोजन को देख के पहचाना, अरे ये तो नहीं है अपने बॉडी टाइप का, ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसको अंदर लेना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। इस एंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, लिख लेता हूं इधर, यहां पे लिखना सही रहेगा, फेगोसाइटोसिस। एक ही वर्ड है, मैं यहां पे थोड़ा साइटो अलग सा लिखा क्योंकि हियर साइटो मीन्स सेल, है ना। तो फेगोसाइटोसिस, राइट, साइटोसिस मतलब सेल को डिस्ट्रॉय करना, फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना यहाँ पे। तो फेगोसाइटोसिस है WBC का काम, राइट। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि बाहर कोई भी रहेगा मेरा फॉरेन सेल, तो इसको अंदर निकल के डिस्ट्रॉय करेगा। अभी यहाँ पे देखो, इसको निगलने के लिए इसको अपना मुंह ऐसे बनाना पड़ेगा, और इसको निगलने के लिए, मतलब स्वालो करने के लिए इसका मुंह ऐसे बनाना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन में WBC का जो फेस है, या मुंह नहीं बोलेंगे, मतलब दिस सरफेस इज टेकिंग 2 डिफरेंट क्या शेप, है ना। मतलब अगर ये फिक्स शेप बना के बैठा रहेगा तो ये अलग अलग बैक्टीरियल टाइप को या अलग अलग पैथोजन को पकड़ नहीं सकता है। मतलब इसको डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजन को पकड़ने के लिए अपने पास कोई फिक्स शेप रह के बैठे हुए रहने से नहीं होगा। दैट्स वाई यहां पे मैंने लिखा था पहले कि इट डजंट हैव एनी फिक्स शेप। समझ में आया। नाउ नर्व सेल या न्यूरॉन, राइट, तो ये इसीलिए WBC के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिफ्थ सेल इज योर न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन का काम क्या है, राइट, न्यूरॉन का काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, है ना, सिग्नल ट्रांसमिशन या सिग्नल ट्रांसमिट करना, है ना। सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए एक चीज देखो, अगर ये मेरे को इस बोर्ड के इस एंगल में, है ना, बोर्ड के यहां पे एक बल्ब जलाना है मेरे को, सपोज ये एक बल्ब जलाना है मेरे को, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक बोर्ड लगाया, मतलब स्विच बोर्ड, फिर यहां से वायर लेके यहां पे एक स्विच बोर्ड, फिर यहां से वायर लेके स्विच बोर्ड यहां से, फिर यहां से मैंने वायर तक बल्ब तक कनेक्शन दिया। तो मेरे को ये बोर्ड ऑन करना पड़ेगा यहां पे, फिर यहां पे स्विच ऑन करना पड़ेगा, फिर यहां पे स्विच ऑन करना पड़ेगा, मतलब 3 बार स्विच ऑन करने के बाद ये लाइट जलेगा, जो है बहुत ही दिक्कत वाला प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करके
एक ही बोर्ड लगाएंगे यहाँ पे, एक बोर्ड से एक सिंगल वायर लंबा वाला खींचेंगे ताकि एक स्विच देने के साथ साथ ये लाइट ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, है ना। कहने का मतलब है ये जो मैं यहां से दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, सिग्नल। तो सिग्नल फास्टर कब जाएगा, जो सिग्नल लेके जाने वाला सेल है वो क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेटेड फॉर्म में रहेगा। तो इसीलिए अपना न्यूरॉन रहता है बहुत ही लंबा। और ब्रांचिंग का मतलब क्या है देखो, ताकि कम न्यूरॉन में ज्यादा काम हो सके। समझोगे नहीं, समझे नहीं शायद, तो इसको यहां पे ऐसे समझो, सपोज ये है मेरा ब्रेन, है ना, और ब्रेन से निकल रहा है एक ही न्यूरॉन, राइट। एक एक लाइन को मैं न्यूरॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, राइट। आई एम नॉट ड्रॉइंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ब्रेन से निकल के गया एक न्यूरॉन, एक रूट आ गया सपोज अपना हार्ट पे, और दूसरा रूट आया अपना लेग में। समझ में आया। तो ब्रेन से कोई भी सिग्नल आया यहां तक कॉमन है ना, ये पॉइंट तक है कॉमन, तो इसी को बोलते हैं हम जंक्शन, है ना। तो ये जंक्शन तक अपना न्यूरॉन का सिग्नल है कॉमन, ब्रेन टू यहां तक जो आया। इसके बाद यहां पे गया एक रूट के थ्रू, और हार्ट में गया एक रूट के थ्रू, और यहां पे गया दूसरे रूट या दूसरे न्यूरॉन के थ्रू। इस कंडीशन में कितना न्यूरॉन लगा मेरे को टोटल, मेरे को ब्रेन से कितना न्यूरॉन लगा, अगर ब्रेन से हिसाब करें तो हम ब्रेन से यहां पे एक न्यूरॉन काफी है दोनों ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो ब्रेन से एक ही न्यूरॉन कैन कंट्रोल टू ऑर्गन। लेकिन अगर इसके जगह पे ऐसे होता, सपोज दिस इज योर ब्रेन एंड दीज आर द टू ऑर्गन्स, है ना। अगर ऐसे होता कि इसके साथ इसका कनेक्शन, इसके साथ इसका कनेक्शन, तो सिग्नल ट्रांसमिशन भी कंफ्यूजिंग होता, है ना, टाइम लगता। और साथ ही साथ आप देखो एक एक ऑर्गन में एक एक न्यूरॉन, जो कि प्रैक्टिकली क्या लगता है, नॉट फिजिबल, है ना। तो दैट्स व्हाई न्यूरॉन होता है ब्रांच, राइट। तो जहां तक सिग्नल कॉमन है वहां तक कॉमन रहे, और फिर आगे अलग अलग हिस्से में अलग अलग न्यूरॉन को भेजा जाए। ये अपना वो सड़क की तरह होता है, राइट। इफ यू आर इस तरह से जा रहे हो, और फिर यहां से एक सड़क निकल के जाता है, यहां से एक सड़क निकल के जाता है, तो इस पॉइंट तक अपना जर्नी का कॉमन रहता है ना। इस जर्नी तक, इस पॉइंट तक अपना जर्नी का कॉमन है, इसीलिए एक ही सड़क बनाया गया। आगे जाके द रोड्स आर बाइफर्केटेड, राइट, ताकि चीजों को ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक रख पाए हम लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए न्यूरॉन का काम के हिसाब से इसका शेप है लंबा एंड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रांच। समझ में आया। ब्रांच एंड लॉन्ग इज फाइन, बट हाउ दे आर ऑर्गेनाइज इन ए ब्रांच फॉर्मेट, व्हाट इज देयर शेप, लॉन्ग। नाउ लास्ट कौन सा रहता है हम लोग के पास, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल का वही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना आरबीसी ले सकते हो। मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है क्या, मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है एक ऑर्गेनेली जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है, फोटो सिंथेसिस, है ना। यानी कि मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही करवाता है फोटोसिंथेसिस में रोल, राइट, प्ले। नाउ जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा एक मेसोफिल सेल के अंदर, जितना क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा उतना ही क्लोरोफिल ज्यादा होगा, उतना ही फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, या मैक्सिमम होगा। आप अगर मेसोफिल सेल को देखो तो इसका शेप क्या बोल रहा है, राउंड, है ना। तो राउंड मतलब इसके अंदर क्या रहेगा प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्पेस ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, क्लोरोफिल रह सकता है, और मैक्सिमम क्लोरोफिल रहेगा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ठीक है। ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 डिफरेंट सेल्स आर देयर, है ना, 6 डिफरेंट सेल्स आर देयर फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल, ये सुनो। और 6 के 6 डिफरेंट सेल में देयर आर डिफरेंट शेप्स, और एक में तो कोई फिक्स शेप है भी नहीं, है ना। आपको इसको बहुत ही बारीकी से नोट करना है, क्योंकि नीट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं यहां से, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब व्हाट, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू कैन नॉट आंसर, राइट। तो इसको पूरे टेबल, मतलब पूरे स्लाइड का जो समरी है, इसको आप एक टेबुलर फॉर्मेट में बनाओगे, राइट, टेबुलर फॉर्मेट में बनाओगे, 3 कॉलम दोगे, ठीक है। सेल का नाम, शेप क्या, और फंक्शन क्या, राइट, फिर इसको अच्छे से देख के जाओगे, ठीक है। नाउ तो पूरा हम लोगों ने देखा, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एज वेल, राइट।
तो ये बात प्रूफ होता है टेक्निकली, ये सुनो कि सेल शेप आर डिफरेंट बिकॉज द फंक्शंस आर डिफरेंट। तो इसी चीज को मैं एक एक करके डाइसेक्ट करके समझाया आप लोगों को, ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट सेक्शन यहां से आता है क्या, नेक्स्ट सेक्शन इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आवर डिस्कशन विद प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैं अभी तक का लेक्चर को पूरा स्टार्टिंग टू एंड समराइज करूं, आपको एक लेआउट दूं, तो लेआउट में ऐसे जाएगा अपना रिवीजन का साइकिल में कि पहले ही हम लोगों ने देखा यहां पे कि सेल है क्या, राइट, व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नॉट लार्जेस्ट, राइट, ये समझाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड में हम लोगों को समझना है कि दो बात, कि ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल, है ना, यूनि एंड मल्टी सेलुलर, दिस इज फाइन, बट यहां पे मैंने समझाया डीप डाइव इनसाइड करके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड एसेंशियल लाइफ फंक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, है ना। मल्टी सेलुलर केस में भी हम समझे कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी का कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल कैन नॉट सस्टेन इंडिविजुअल लिविंग, इसका मतलब है क्या, हियर वी हैव अंडरस्टूड, है ना। फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट सेक्शन में कि व्हाट आर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सेल डिस्कवरी, यानी कि वो पायनियर 3 साइंटिस्ट का रोल जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया, बी इट डेड बी इट अलाइव सेल, ठीक है, और नॉट ओनली सेल, न्यूक्लियस तक भी डिस्कवर किया, राइट। देन तो यहां पे ये भी मैंने समझाया कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज दिस वन। हाँ, यहाँ पे देखा कि रॉबर्ट हुक का जो अपना एनसीईआरटी क्लास उसमें स्कूल लेवल में है कि रॉबर्ट हुक का कॉर्क सेल को लाइव एंड डेड क्या है, ये भी डिटेल में समझाया, फंक्शन क्या है। देन आता है अपना सेकंड पार्ट, राइट, तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओवर विथ योर सेल थ्योरी, राइट, सॉरी, बेसिक इंट्रोडक्शन इज ओवर विथ योर डिस्कवरीज ऑफ द सेल। देन आता है दूसरा सेक्शन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम लोगों ने देखा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 साइंटिस्ट आर देयर, है ना, 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन एंड द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी। याद रखना सेल थ्योरी दो हिस्से में सेल थ्योरी वाज देयर, एंड बिफोर सेल थ्योरी एंड द हिस्टोरिकल डिस्कवरी दिस इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज ऑलवेज देयर, दिस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज देयर, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी जैसे जैसे एडवांस हुआ, लोगों का या साइंटिस्ट का सेल के बारे में डिस्कवरी करने का इंटरेस्ट भी और ज्यादा तेज हुआ, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज मिला के एक थ्योरी बना जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी 2 हिस्से में बना, एक है पुराना या ओरिजिनल सेल थ्योरी या इनिशियल सेल थ्योरी, एंड देन फाइनल सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग आए एक नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल में हम लोगों ने पहले ये समझा कि एनसीईआरटी में पहले जो 3-4 टर्म हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ह्यूमन चीक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, क्रोमोसोम, ये जितना भी टर्म मैंने बोला हेवी टर्म, एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड इन द एनसीईआरटी एंड इसको भी मैंने समझाया डिटेल। फिर हम लोग देखिए कि सेल का साइज एंड शेप आर डिफरेंट। शुरू किए साइज से जहां पे मेरे को डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस आर देयर, राइट, एंड देन हम लोगों ने पढ़ा सेल का शेप क्या हो सकता है, सेल का शेप भी हो सकता है डिफरेंट, जहां पे एक एक करके 6 सेल लेके वी हैव अंडरस्टूड द शेप। नाउ नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर प्रोकैरियोटिक सेल का डिस्कशन। तो यहां तक अच्छे से एकदम बारीकी से हर एक चीज को नोट डाउन करो, राइट, हर एक चीज को नोट डाउन करो। नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा हैवी होगा क्योंकि थोड़ा सा डीप जा रहे हैं हम, मतलब ओवरव्यू खत्म, अभी ओवरव्यू के अंदर क्या आया था, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आया था ना, तो उस हिसाब से चैप्टर भी आगे जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट के बारे में, उसके बाद यूकैरियोट के बारे में, राइट। तो यहां तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, लेकिन मेरा वो क्वेश्चन स्टिल आई एक्सपेक्ट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। कौन सा क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया, राइट, वो कमेंट में जरूर से आंसर देते हुए जाना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।